मैं अब आपको यू आर लाइव नाउ, स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट तमाशा और मैं आपको पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से खुशामदीद कहती हूँ। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। और बेसिकली मैं इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले कुछ पीएनवाई के बारे में बताना चाहूंगी कि पीएनवाई जो बेसिकली एक आईटी कंपनी है जो पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट आईटी कंपनीज में शुमार की जाती है। और इसकी डिफरेंट एंटिटीज हैं जिस तरह से पीएनवाई ट्रेनिंग, पीएनवाई एडवर्टाइजिंग, पीएनवाई पिंक। इस पर थोड़ा बहुत मैं बताना चाहूंगी कि पीएनवाई ट्रेनिंग्स में स्पेसिफिकली आपको जो है वो ट्रेनिंग्स के बारे में, ग्राफिक्स के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और वेब डिजाइनिंग के बारे में जो है आपको सिखाया जाता है। सेकंड, पीएनवाई पिंक में जो बेसिकली वुमेन को ज्यादा इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, जिसमें वुमेन जो है अपनी स्किल्स के ऊपर और कैरियर बिल्डिंग के ऊपर काम कर सकती हैं। तो अगर आप लोगों को ऐसा फील होता है कि आप लोगों के एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आप लोगों के पास कोई अपॉर्चुनिटी है, तो पीएनवाई एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोग ऑनलाइन उनको एक्सेस भी कर सकते हैं, उनसे राब्ता भी कर सकते हैं और आपको एक अच्छी और एक गुड फीडबैक या आपको आपके कैरियर में जो है वो बहुत हेल्पफुल करेंगे। ओके, तो इसी के साथ अब हम अपने टॉपिक और अपने गेस्ट की तरफ जाते हैं, जो कि बेसिकली ये बाय प्रोफेशन जो है वो लॉयर है, बहुत एक्सपीरियंस्ड और एक्टिव लॉयर हैं। ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि पीएनवाई ट्रेनिंग्स के थ्रू हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट योनरा, डिफरेंट फील्ड के लोगों को लेकर आए, ताकि यूथ अगर इस चीज में कहीं ना कहीं उनको ये कंफ्यूजन है, क्योंकि पैंडेमिक के एक सिचुएशन है, इसमें काफी सारे लोगों को जॉब इश्यूज हैं, कैरियर इश्यूज हैं, यंग यूथ है, डिजिटल मीडिया की वजह से पूरा ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि पीएनवाई ट्रेनिंग के थ्रू हम लोग डिफरेंट फील्ड के लोगों को सामने लाएं, जो कि यूथ को बेसिकली उनके कैरियर और उनकी अपॉर्चुनिटीज के बारे में अच्छी तरह से गाइड कर सके। तो हमारे गेस्ट जो हैं, इनका नाम हारिस शहजाद है और ये बहुत एक्सपीरियंस और एक्टिव लॉयर भी हैं और इनकी अपनी एक लॉ फर्म भी है। तो कैसे हैं हारिस साहब? I'm good. Thank you so much for having me on this program. And I'm very happy कि आपने ये एक नया वेंचर स्टार्ट किया है जिसमें आप लोग जो है वो इस तरह टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। इट्स वेरी गुड टू नो, क्योंकि इससे काफ़ी लोग जो है वो एजुकेट होते हैं और काफ़ी लोगों को जो है इसका फ्रूटफुल जो है वो अवेयरनेस पहुंचती है। तो हारिस, फिर आप क्या बताना चाहेंगे कि लाइक हमारा बेसिकली टॉपिक जो वो हम लोगों ने डिसाइड किया था, दैट इज एथिक्स ऑफ लॉ प्रोफेशन। तो हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि आप खुद एज अ लॉयर क्या समझते हैं इस बारे में कि यूथ को सबसे पहले हम लोगों ने क्योंकि फोकस किया है, तो बीइंग अ यंग पर्सन, इंडिविजुअल, क्या लॉयर एक जो है एडवोकेट एक प्रोफेशन है, ठीक है, इसको कितने लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए और क्या इसमें वाकई जो लोग सब्ज बाग दिखाते हैं, सॉरी बट जो सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, क्या वो वाकई होते हैं या सिर्फ सब्ज बाग ही होते हैं? अच्छा समा, मैं इसको इस तरह एड्रेस करना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं, जैसे हमारा टॉपिक है लीगल एथिक्स, तो ऑडियंस को ये पता होना चाहिए कि लीगल एथिक्स होते क्या हैं। कोई लीगल एथिक्स कोई बहुत ही कोई अनोखी चीज़ नहीं है, वो सिमिलरली हमारे एथिक्स और हमारे बिहेवियर से ही डील करते हैं। और जब लीगल एथिक्स की बात की जाए तो लीगल एथिक्स में हमारा जो रवैया है किसी भी प्रोफेशन का, वो मैटर करता है, वो काउंट करता है। चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो वकील है, चाहे वो जज है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर है, तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ऑडियंस के साथ, उसका जो एथिक्स है, उसके लीगल एथिक्स विद हिज क्लाइंट्स, विद हिज कह लें कि आप जजेस, या विद अदर प्रोफेशनल पर्सन जो उसका पार्टनर है या उसके ओपोनेंट है, क्योंकि सिर्फ हमारे कोर्ट में डिफेंडेंट और प्लेंटिफ नहीं होता, ये दो वकील आपस में होते हैं जिन्होंने आगे से अपने केस को प्रेजेंट करना होता है। तो मैटर डिपेंड ये करता है कि उस बंदे की लीगल एथिक्स कैसे है, लीगल एथिक्स टुवर्ड्स अ कोर्ट वो कैसे डिफाइन कर रहा है। क्या वो क्लाइंट को जो है वो जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया उसके मुताबिक लेके आ रहा है, या जो उसकी जो साथ वाला वकील है वो उसके साथ किस ग्रज में है, क्या वो आपस में कोई रेस लगाई हुई या कोई रेस में है। तो ये लीगल एथिक्स के जो है प्लेटफॉर्म से या फॉरम पे, जो कि हमारा बार पिटिशनर एक्ट जो मौजूद है, लीगल बार पिटिशनर एक्ट 1973 का, वो कुछ इन चीजों की जो है ना वो बात लगाता है, कुछ इन चीजों पर बात करता है। खैर, आपने जैसे बात की कि लॉ प्रोफेशन इटसेल्फ, जो क्वेश्चन आपका जो फ्रेम किया कि इटसेल्फ कैसा प्रोफेशन है,
आई बिलीव कि लॉ प्रोफेशन इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन इन दिस वर्ल्ड। उसकी Okay. रीजन ये है कि लॉ प्रोफेशन मैं इसलिए बेस्ट इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि आई एम लिंक विद दिस प्रोफेशन। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि इसके दो पर्सपेक्टिव हैं। देखिए हर चीज के प्राइमरी एंड नेगेटिव जो सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिविटी होती है, सिमिलरली इसमें भी हमारे यही सिस्टम है। प्राइमरी देखा जाए तो दो इसके एस्पेक्ट्स ही हैं। पहला एस्पेक्ट मैं देखता हूँ कि लॉ जो है वो इटसेल्फ क्या चीज है। दिस नो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ लॉ एवरी एनीवेयर, क्योंकि लॉ इटसेल्फ कुछ लोग कहते हैं कि जी लॉ जो है वो आपको वे ऑफ लाइफ सिखाता है, कुछ एथिक्स पे बात करते हैं, हर स्कॉलर की अपनी इंफॉर्मेशन है। लेकिन जो बेसिक बात की गई है वो ये है कि लॉ आपको एजुकेट करता है। क्या एजुकेट हम्म करता है? आपको अवेयरनेस देता है, आपके राइट्स के ऊपर बात करता है, आपको राइट्स के बारे में बताता है तो आप बात करते हैं ना। बेसिक आपकी जो लॉ की जो मेन मेजर जो कहते हैं कि मदर ऑफ ऑल द लॉ जो हमारा मौजूद है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स मौजूद हैं। जो फंडामेंटल राइट्स की बात आती है तो वो हमारे अपने राइट्स हैं जिनके लोगों को पता नहीं है। तो लॉ तो हमारे एग्जैक्टली। अपने ही राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करता है और बचाता है, और हम उसकी जो है वो कारसाज है उसके अंडर हम लोग आते हैं। अच्छा सिमिलरली लेकिन रही बात, हम्म जी जी प्लीज प्लीज आप पूछें। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप ये बिल्कुल आपने एक बड़ा ब्रीफली तौर पे हमें बताया, लेकिन मैं ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि अभी आजकल जो हम बहुत ज्यादा हालात देखते हैं कि बेसिकली बहुत सारे लॉयर्स ने स्ट्राइक्स की होती हैं और मतलब धरने दिए होते हैं। कभी कोई मतलब समझ रहे हैं, मतलब कोई बदमाशी, कोई गुंडागर्दी, इस तरह की जब ये चीजें होती हैं तो बहुत सारे लोगों के जहन में और ये एक इमेज बन जाता है कि जो लॉयर होता है वो बदमाश होता है, और सॉरी बट लेकिन वो मतलब ये एक रेप्यूटेबल प्रोफेशन नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि क्या ये वाकई ही सच है कि ऐसा है, या फिर सिर्फ ये लोगों की परसेप्शन है? देखिए जी, मैं इसको ये समझता हूँ कि हर ममालिक में हर प्रोफेशन में कोई ना कोई पिटफॉल्स होते हैं। सिमिलरली लॉ में भी मौजूद हैं, और कुछ रवायात कायम कर दी गई हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हम जो एक यंग लॉयर है, जो हमारी जनरेशन है वो उसको फॉलो कर लेती है। जैसा कि एक कोई अहदेदार है बार का जो काबिल एहतराम है मेरे लिए, लेकिन जब वो कोई इलीगल एक्ट करता है तो उसके साथ उसकी पूरी टीम मौजूद होती है, उसके एसोसिएट्स मौजूद होते हैं। वही एसोसिएट्स उसको फॉलो करते हैं और वो उनको कमांड करता है कि जाओ ये करो, फलां बंदे को उठा लो, फलां को मार लो, फलां को ये कर लो, फलां को वो कर लो। तो वो उसको फॉलो करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम पीछे आए, वो तो चले एक आउट ऑफ द बार के बार से हट के बाहर वाली सिस्टम है। बार के अंदर क्या है? बार के अंदर ये होता है कि मैंने एक साहब के कागज जमा करवाए इलेक्शन के लिए, वो कागज नामजदगी के लिए मैं चला गया, जज साहब बैठे रहते हैं, उनके सामने पेश हुए। तो जी उन्होंने कहा जी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने कहा जी मेरे साल की क्वालिफिकेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू दिस उसकी मैट्रिक है। उन्होंने कहा जी अच्छा। तो वो साथ बैठे हुए ना, उनके रीडर साहब ने कहा सर ये वकील साहब साथ आए, मैं वकील हैं, आई वाज नॉट ड्रेस अप इन यूनिफॉर्म। उन्होंने कहा अच्छा जी वकील साहब, मैं अगर इनके कागज जो है वो रिजेक्ट कर दूं तो आप क्या करेंगे? आप मेरे खिलाफ धरना देंगे? मैं कहा मैं, मेरे पास सिंपल राइट है, मैं अपील में जाऊंगा। उन्होंने कहा जी ठीक है जी, यही फेलियर है, आप एक ऐसी चीज बताएं। उसने बल्कि ये पूछा कि आप एक ऐसी चीज बताएं जिससे ये हम सिस्टम को चेंज कर सके, क्या एक ऐसी चीज है? तो मैंने उनसे यही मुखातब होगा, मैं कहा अगर हमारा जुडिशियल सिस्टम ठीक हो जाएगा तो हमारे साथ प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जी आप वकील हैं इसलिए जजिस के बारे में ऐसी बात करें? नहीं, मैंने कहा मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, मेरे लिए आप काबिल एहतराम है, लेकिन जो फॉरम सेट कर दिया गया है उसको उसको तो अनफॉलो किया जाए ना। आप कोर्ट में जाते हैं इंसाफ के लिए, लेकिन वहां पर मौजूद वो जज साहब इंसाफ कैसे देंगे जबकि उसका रीडर, उसकी उससे नीचे जो तबका सारा मौजूद है वो सारे करप्ट है। वो करप्ट इन द सेंस है कि आप जाएंगे जज साहब के होते हुए, देखें इंसाफ के होते हुए आप कोर्ट में जाएंगे तो रीडर के आप जज साहब के सामने रीडर को 100 रुपये पकड़ा रहे हैं, 1000 रुपये पकड़ा रहे हैं, जज आपको उस चीज को मना नहीं कर रहा। अब वो देख रहा है, आपके ऊपर कैमरा भी लगा हुआ है, आप उसको पैसे दे रहे हैं, वो आपकी डेट्स लगा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि कल को जो रीडर साहब है उन्होंने वही पैसे इकट्ठे करके जज साहब के घर पे सामान पहुंचाना होता है, जो छोटे जजेस होते हैं। इसी चीज को देखते हुए अब हम हायर फॉरम पे आ गए। अभी हम लोअर फॉरम की बात करें, हायर पे जाएं, हाई कोर्ट में जाएं तो हाई कोर्ट में यही जजेस होते हैं जिनसे आप आंख नहीं मिला सकते, क्योंकि वो डेक्रम क्रिएट किया गया है। लोअर कोर्ट में वो डेक्रम क्रिएट नहीं किया हुआ है। लोअर कोर्ट में एक जब बंदा अंदर एंटर होता है, चाहे वो जैसे अपने का बदमाश बन जाता है ये है, लेकिन वो जजेस के सामने जाके माय लॉर्ड ही कहते हैं। अब वो जब बदमाशी के एलिमेंट आता है वो उस स्टेज पे जाके आता है
कि जब लिमिटेशंस क्रॉस कर दी जाती हैं, जब एक बंदा आगे से आपको रिस्पॉन्ड ना करे और आप किसी पर्पस के लिए जाएं तो फिर अपना मिस यूज ऑफ पावर करे, तो फिर बार की तरफ से भी पावर जो है मिस यूज होती है। लेकिन यही जो क्रिएशन ऑफ वॉर है, ये अपर या हायर कोर्ट में नहीं है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस के जो है वो गेट बंद कर दिए, हड़ताल स्ट्राइक कॉल के, लोअर कोर्ट में होता है। तो आई बिलीव कि थोड़ा सा जो नीचे वाला लेवल है ना, उसको जो है वो क्लीन आउट करना चाहिए, उसका मैनिफेस्टो निकालना चाहिए, उसको सॉल्व करना। क्योंकि हरीश हम यही से इस ही चीज को एक कंटिन्यू करते हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह हायर जो है वो जजेस वगैरह तो दे आर वर्किंग फाइन, ठीक है, वो ठीक काम कर रहे हैं, और वहां पे आप बेसिकली आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी अच्छी बेसिकली किसी अच्छे लॉयर के पास जाते हैं या किसी अच्छे जज के पास जाते हैं तो ये ज्यादा चांसेस यही हैं कि आप एक सीधे तरीके से जो है वो आपको इंसाफ मिल सकता है, यानी कि आप इजी फील करते हैं। बट अगर आप नीचे वाले कोर्ट के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको क्या लगता है कि इसका मेन कोर या मेन रीजन क्या है कि जिसमें जज भी ऐसे कर रहा है, रीडर भी ऐसे कर रहा है, निचले वाला तबका भी ऐसे कर रहा है, उसका रीजन क्या है? यानी कि वहां पे क्या लॉस की जो है वो सही तरह से इम्पोज नहीं किए जाते, या वहां की हिरारकी अच्छी नहीं है, या क्या रीजन है? अकाउंटेबिलिटी नहीं है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अकाउंटेबिलिटी। सिर्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कुछ देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप आके देखें, अच्छा वही डेकरम आप हाई कोर्ट में जाके देखें तो एक एक कनाल जितनी ये अदालतें बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी अदालतें बनी, काफी बड़ी अदालतें हैं। लेकिन वही आप अगर लोअर कोर्ट में आए, यूल सी कि एक कमरे जितनी अदालत है और उसी अदालत के अंदर 2000-3000 केसेस मौजूद हैं और एक बेचारी एक जज बैठी हुई है या जज बैठा हुआ है, उस पर बर्डन है, उसने क्या डिसीजन करना है? उनकी मेंटालिटी होती है कि यार केस आ रहे हैं, सुनो, डेट्स डालो, गुजारो, अपने पैसे पूरे करो, चले जाओ। प्रॉपर इंसाफ इसलिए नहीं मिलता। अगर आपके केसेस की जो है मिकदार कम होगी तो इंसाफ मिलता है, इंसाफ मिलता भी है। लेकिन वो कहाँ मिलता है? वो तब मिलता है कि जब आप एक लेवल पे पहुंच जाती हैं और जहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इसका पैमाने का एंड होता जा रहा है, फिर इंसाफ मिल जाता है। तो बेसिकली फिर बात फिर वहीं पर ही आ गई कि वो जितना गुड़ डालो तो उतना मीठा, यानी कि आपकी जेब में अगर पैसा है तो फिर आप सेफ हैंड में है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आपको बड़ा वेट करना पड़ेगा, कुछ इसी तरह से। क्या आप इस बात पे एग्री करते हैं? मैं एग्री करता हूँ। यही इख्तलाफात हैं कि एक बड़ा चोर डाकू जो है वो अदालत से बाइज्जत बरी होकर निकल जाता है और बेचारा गरीब देखता रह जाता है। तो अगर गरीब के पास पैसा होगा तो वो भी बाहर यूके भाग जाएगा, अगर किसी ने कोई चोरी चोरी की होगी बाहर भाग जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि जो लैकिंग है वो सिर्फ पैसे के ऊपर है और नाम के ऊपर है। हमारे बार में जो रवायत है ना, वो कुछ इस तरह की है कि हम लोग सिर्फ चेहरे देख लेते हैं कि जी फलां बड़ा वकील हमने करवा दिया, फलां साहब से ये हो गया, फलां ने हमें ये कर दिया, उसकी सिफारिश आ गई। यहाँ पे सिफारिश है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जब तक हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है बेहतर नहीं होगा, जब तक जजेस जो है वो ये सोचना छोड़ दें कि जी मुझे प्रेशर है, मुझे ऊपर से निकाल देंगे, मुझे नीचे से ये कर देंगे, नो। क्योंकि चेंज जो है वो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। जब तक एक बंदा नहीं चेंज करेगा तो पूरा सिस्टम इसी तरह डिस्ट्रॉय है। और सिस्टम सिर्फ एक तरफ से डिस्ट्रॉय नहीं है, सिस्टम मल्टीपल जगहों से डिस्ट्रॉय है। ये पुलिस की तरफ से भी है, फिर उसके ऊपर आते हैं वो भी डिस्ट्रॉय है, फिर उसके ऊपर आते हैं वो भी डिस्ट्रॉय, फिर ऊपर जज साहब आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जज साहब हमारे जो है वो कोई कहते हैं इस तरह से कोई बात है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो सिस्टम क्रिएट किया गया ना, जिसके अंडर वो फॉल करते हैं, वो बड़ा जो है वो कह लें कि अलार्मिंग सा हो गया है। और एवरीवन इज सफरिंग, और इवन अब लोग आते नहीं है यहाँ पे इस प्रोफेशन में। तो लेकिन आपकी बेसिकली मैंने देखा आपके प्रोफेशन में एक बहुत ही मशहूर वकील थी, आसमा जहांगीर, ठीक है? उनके बारे में मैं कुछ जो है वो बात करना चाहती हूँ कि आप मतलब वो तो जिस तरह से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही कर्जियस वुमेन मैंने उन्हें देखा है कि वो बहुत हाई फाई एंड पे, और स्पेशली उनका जो मैंने काम देखा वुमेन राइट्स पे उन्होंने बहुत काम किया। और कई ऐसी उनके पास औरतें भी आती थी जिनके पास फाइनेंस नहीं होते थे या फंडिंग नहीं होती थी। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि कितने ऐसे आप जैसे आसमा जहांगीर जैसे ये कितने ऐसे और लोग हैं ऑलरेडी लॉयर प्रोफेशन में, जिसकी वजह से आने वक्तों में, क्योंकि फौरन तो चेंज नहीं आ सकता लेकिन आने वाले वक्तों में चेंज आ सकता है, तो कितने मतलब रेयर है, एवरेज है, या क्या इसकी रेशो है? मैं बताता हूँ आपको। मैंने जैसा कि आपको प्रोग्राम के आगाज में बताया कि दो सोर्सेज हमारे प्राइमरी हैं। पहले तो ये कि वकील जब लॉ में आता है तो वो इट्स उसकी अपनी ग्रूमिंग है, ठीक है, वो सीखता है, प्रोफेशन में आके एथिक्स सीखता है और वो खुद उसको उसके राइट से बचता है। सेकंड उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि वो
अपनी जो राइट्स हैं उनको किस तरह डिलीवर कर रहा है, और उन राइट्स की वजह से अगले बंदे को उसका क्या बेनिफिट हो रहा है, कितना फायदा पहुंच रहा है। और लॉ का पर्पस ही है कि वो अगले बंदे की जो है उसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का उसको बताए, उसके राइट्स का उसको आगाह करे, ताकि जो उसके आपस में जो उनके मसले चल रहे हैं उसको रिजॉल्व करे। तो ये तो इट्स एक लॉ, जो एक लॉयर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में काउंट होता है कि वो अगले बंदे की रहनुमाई करे और उसके लॉ के बारे में बताए, बिकॉज ही इज अवेयर अबाउट द लॉ। रही बात आसमा जहांगीर की, तो आसमा जहांगीर was something different from this world. Honestly, I know her very well. उन्होंने जो काम किए हैं बहुत जो है वो कह लें कि हमारे मुल्क के लिए बड़े उन्होंने स्टेप्स लिए हुए हैं। उन्होंने वो 1971 से लेकर अब तक बड़ी मेहनत की हुई है, और कुछ बहुत बड़े केसेस जो हमारे लैंडमार्क जो रहे हैं उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है, जो कि जिस तरह के मार्शल लॉ वगैरह के अंदर जब वो उनको जेल भी हुई और उन्होंने अपने वाला साहब का केस खूब लड़ा, तो वो बहुत मतलब शी वाज वेरी पावरफुल। बात इसमें यह है कि पावरफुल जो है वो आपको कौन बनाता है? लॉ। व्हेन यू नो द लॉ, तो यू आर पावरफुल। अगर आपको पता है कि ये चीज मेरे राइट मौजूद है, यू आर पावरफुल। उसमें ये नहीं कि अब आपको पावरफुल होने के लिए अपने साथ 10 गार्ड लेके आने पड़ेंगे, नो। लॉ इटसेल्फ इज वेरी पावरफुल, क्योंकि देखिए आप जज का जो जज है वो है तो जजेस, लेकिन वो इस पर सबसे स्ट्रॉन्ग जो है पावर उनके पास भी, ऑब्वियसली खुदा के बाद अगर कोई है तो वो जजेस है, क्योंकि उन्होंने डिसीजन लेना, उन्होंने अगले बंदे को जो है बस हाजिर तरीका। तो आसमा जहांगीर का जो है वो जो पर्सपेक्टिव था वो बड़ा अच्छा एक पर्सपेक्टिव था, और उसी को अगर देखा जाए तो बहुत से लोग उसको फॉलो करते हैं, लेकिन जो लोग फॉलो करते हैं उनका लेवल और उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो जाता है, वो बहुत रेयर हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। फिर आपको उस तरह के लोग नुमाया नजर नहीं आते हैं। तो कुछ ही होता भी है, कुछ इस तरह के लोग भी मौजूद हैं जो कि सिर्फ अगर वो प्रोबोनो जो फ्री मैटर्स, जो फ्री केसेस जो करते भी हैं जिसको पैसे नहीं उनके लिए करते हैं, तो दे ऑलवेज डू फॉर पब्लिसिटी। मतलब आप अगर ये तो एक बेसिक बात है, अगर आप एक हाथ से करें दें तो दूसरा को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मौजूद अलमिया ही है कि अगर आप फ्री केस कर रहे हैं तो वो आपने बताना है। तो दूसरी प्रॉब्लम एक बड़ी जो कह लें कि मैं समझता हूँ आइडलाइज है यहाँ पे मौजूद है, वो ये है कि चले आसमा जहांगीर तो बहुत एक जो है वो डिफरेंट किस्म की खातून थी, और अल्लाह ताला जो है वो उनकी मकसद फरमाए, शी वाज वेरी एनर्जेटिक और बहुत अच्छी खातून थी। अब यहाँ पे होता ये है कि वकील साहब को अपना जानने वाला अगर मौजूद हो, लोअर कोर्ट्स में होता है, मैं हायर कोर्ट्स के बड़े वकीलों की बात नहीं करूंगा क्योंकि उनका स्टैंडर्ड सेट है, उनकी जो है ना प्रेस्टीज जो है सेट है। लोअर कोर्ट्स में होता यह है कि वकील साहब के पास एक बेल आ गई, उसका कोई वाकिफकार मोहल्ले वाला उस स्ट्रीट से निकल के कोई दोस्त यार कदन कुदन रेफर होके आ गया, उन्होंने कहा जी सर बेल करानी है। अब वकील को ये पता है कि ये बंदा जो है इस बेल का रेट जो है वो 30 से 35 हजार या 40 हजार का सेट है, और इसको इजीली जो है वो किसी भी जगह से ये कहीं से बेल करवा लेगा। अब ये मेरे पास आया है, मैंने उसको जाने नहीं देना। तो पहली चीज वो ये बोलेगा कि भाई साहब मैं आपका, आप मेरे किसी रेफरेंस से आए हो, मैं आपका केस फ्री में करूंगा। पहली बात उसको ये बोलेगा, वो अगला बंदा समझेगा कि जी फ्री में कर रहे हैं, चले उन्होंने ये बोल दिया। बेसिकली ये अपनी इमेज बिल्डिंग है, इमेज बिल्डिंग है, एक तरीका है द वे ऑफ अर्निंग। बट आई थिंक कि आपको अपने बिजनेस पर्सपेक्टिव के साथ, क्योंकि यू आर हियर फॉर द बिजनेस, लेकिन बिजनेस करने का एक तरीका होता है कि आप अगले बंदे को अपनी सर्विसेज के बारे में बताएं। मेरी सर्विसेज है, मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ, तो मैं कहूंगा जी मेरी ये सर्विसेज, ये फीस बनती है, इतनी ड्यू है, आप देते हैं तो बिस्मिल्लाह मैं कोर्ट जाने के लिए तैयार हूँ। अगर नहीं पॉसिबल तो ओके, ठीक है, आप कोई और वकील करवा लें, वही वकील आपको 5 हजार में मिल जाएगा, 20 हजार मिल जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि जी आप आ जाएं, मैं आपका केस फ्री में कर दूंगा, इट्स ओके, आपकी बातें मैं फ्री में कर दूंगा, आपको बड़ी जाती हुई है। अच्छा जी चले, वो मेरे जरा मुंशी से बात कर लें, वो डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी करवानी पड़ती, कोर्ट की फीस है वो देनी होती है। अच्छा वो बंदा पूछेगा जी कोर्ट की फीस कितनी है, तो वो घुमा फिरा के वकील साहब ने अपनी ही फीस निकाल लेनी, उस कोर्ट की फीस में से जितनी वो होनी तो है नहीं, लेकिन वो निकाल लेनी है। तो ये अनफेयरनेस प्रोफेशन के अंदर बहुत सी मौजूद है और सिखाया भी जाता है, क्योंकि ऊपर से हम ये बड़े फ्लॉज हैं बेसिकली, जो कि क्योंकि हमारा टॉपिक बेसिकली यही है, एथिक्स ऑफ लॉ। तो हमारे डिस्कस करने का भी मतलब मकसद यही है कि हम उन फ्लॉज को पहले बात करें, क्योंकि मैंने जब आपसे बात की थी तो हमारा ये लाइव सेशन करने का मकसद ही यही था कि हम लोग डूज एंड डोंट्स दोनों के ऊपर बात कर सके, क्योंकि मेजोरिटी जो है वो लोग अपने प्रोफेशन के बारे में जो है नेगेटिव बात करना नहीं पसंद करते। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि आप जो है इसमें फ्लॉज को भी बता रहे हैं और डूज को भी बता रहे हैं, डोंट्स को भी बता रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ ही मुझे ये भी एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछना था कि आप क्या समझते हैं, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एडवोकेट की लाइफ को, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई क्रिमिनल केस है
या कोई मर्डर केस है या कोई चोरी का केस है कुछ वगैरह, तो उसमें जो लॉयर्स होते हैं उनकी जान को भी बड़ा खतरा होता है, मतलब उनको थ्रेट्स भी आते हैं, उनकी फैमिली को भी थ्रेट्स आते हैं। तो इसके बारे में आप क्या समझते हैं कि आपको कितना कर्जियस होना चाहिए कि आपको पता हो कि वाकई ऐसा है या ये सिर्फ एक बातें हैं, या इसको कैसे डील किया जा सकता है? क्योंकि आई हैव सीन सो मेनी इंसिडेंट्स इन द कोर्ट कि वहां पर सबके सामने गोली मार के इंसान चला जाता है और कोई उसे पूछता भी नहीं है, तो ऐसा भी होता है कोर्ट्स में। तो आप इसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, उसकी दो एस्पेक्ट्स हैं। पहली बात तो ये कि जो इसको दो एंगल से देखना चाहिए। मैं पिछले कुछ दिन कुछ अर्सा पहले, ये अगस्त की बात है, आई वाज इन सेशन कोर्ट। मैं एक कमरे अदालत में मौजूद था, मेरे साथ चले अदालत कमरे में ऐसा ही हुआ कि मुझे एकदम से गोली की आवाज आई और मैं भागता हुआ अंदर जाकर छुप गया। मैंने केम आउट, तो बंदा हमारा हुआ था, फिर सीसीटीवी में नजर आया कि एक बंदे ने अंदर से, मुलजिम जो है वो 302 की बेल करवा के आया है, तो उसने जिसको मारा था उसके भाई ने उसको कोर्ट के अंदर आकर मार दिया। अब उसमें देखा जी जाए कि उसने आके अपना बदला पूरा कर लिया, ठीक है। कुछ लोग इसको इस तरह, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जस्टिफाइड है, उसने तो ऑब्वियसली, कोर्ट हमारे पास अदालतें मौजूद हैं इंसाफ देने के लिए, उसने उस पर इंसाफ जो है ट्रस्ट नहीं किया और उसने आके जो है वो आय फॉर एन आय, किसास का जो है वो अपना तकाजा पूरा किया और अपना बदला लेके चला गया। लेकिन इसमें कोर्ट मौजूद है जिसने इंसाफ करना था। अब किसी को देखते हुए लोगों को इस चीज की अवेयरनेस ही नहीं रहेगी कि जी कोर्ट में हमारे पास इंसाफ हमें मौजूद है, मिलेगा। लोगों ने अपने हाथ में ही इंसाफ उठा लिया है। इसके पहले ये एस्पेक्ट है कि पहले तो ये मौजूद होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे ये जो सिस्टम बनाया हुआ है कि जी एक मुल्जिम है, बड़ा जो है चोर है, डाकू है, उसने बड़ा वकील करवाया और वो जज साहब जो है वो जाएंगे वहां पे, वो पेश होंगे जज साहब के आगे, जज साहब उनकी शक्ल देखेंगे, मुस्कुराएंगे, उनके आपस में सेटिंग होगी, वो करके आ जाएंगे। अमूमन होता ये है कि अगर कोई मुल्जिम जो है वो जाता है किसी बड़े वकील के पास, तो बड़ा वकील उसको दो बातें कहता है। वो कहता है जी आप कंफर्म बेल करवाना चाहते हैं, क्रिमिनल केसेस मैटर में ये होता है, उससे पूछते हैं कि जी आप कंफर्म बेल करवाना चाहते हैं या आम तौर पे। वो पूछता है जी कंफर्म में क्या है, उसने कहा जी मैंने फलां बंदे को पैसे देने हैं, किसी अथॉरिटी को मैंने पैसे देने हैं, फलां प्रेसिडेंट को मैंने लेके जाना है, तो तुम्हारी बेल कंफर्म हो जाएगी, तुम्हें ये मैं तसल्ली देता हूँ। तो उसमें ये अगर ये अनासर मौजूद है इंसाफ के अंदर, तो फिर हमारा इंसाफ का जो तकाजा जो मौजूद, इस तरह वो अक्सर देखते हैं ना इक्वालिटी बनी होती है, इक्वालिटी तो मौजूद ही नहीं है। रही सेफ्टी की बात, तो लॉ प्रोफेशन, जब बंदा लॉ में आता है फिर अपनी फील्ड चूज करता है, उसको इसके नॉर्म्स का अंदाजा हो जाता है कि वो उसने क्या करना है क्या नहीं करना। अगर वो ज्यादा हीनियस क्राइम्स में खुद भी इन्वॉल्व है, फिर वो इसी तरह की चीजों को जो एंटरटेन करेगा। अगर वो नहीं इन्वॉल्व है तो फिर उसकी प्रोटेक्शन जो है वो होती है, लेकिन प्रोटेक्शन देना तो इदारों का काम है। वकील तो अपनी प्रोटेक्शन नहीं करवा सकता, जिंदगी मौत तो खुदा के हाथ में है, लेकिन वकील की प्रोटेक्शन जो है वो तो फिर जो सिस्टम मौजूद है, जो हमारे इदारे मौजूद है, उनका काम है। अगर कोर्ट के अहाते में एक बंदा गन लेके आ रहा है, तो उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसके रिस्पॉन्सिबल वो इदारा है जो वहां पे उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, जो डिफेंस है वो प्रोवाइड कर रहा है, जो पुलिस वहां पे मौजूद है वो प्रोवाइड कर रही है। इसका ये मतलब हुआ कि पुलिस जो है वो मिलती है उस मुल्जिम के साथ, पैसे लेती है और उनको अंदर आने देती है। तो ये कुछ इस तरह के हमारे अनासर मौजूद है जिनके ऊपर जो है वो बार जो है वो नहीं नजरअंदाज करता है, और हर दफा हर इलेक्शन में इसी तरह की चीजों को कहा जाता है। जो हमारे सियासी लीडर्स हैं, जिनसे मुझे इख्तलाफ यही है कि वो काफी बातें ऐसी कह देते हैं जिनको वो बाद में पूरी नहीं कर पाते। तो कम अज कम एटलीस्ट जो है वो चीजें होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ओके तो जिस तरह से अभी अकाउंटेबिलिटी की आपने अभी बात की कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तो ये अकाउंटेबिलिटी कौन करता है? लाइक वहां पे कोई, यहाँ पे कोई प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं या उनकी कोई डिग्रीज जो हैं वो होती हैं, या ये अकाउंटेबिलिटी जो है ये जो लोग हैं उनको कौन हायर करता है, या इसकी हायरार्की या सिस्टम कौन बनाता है या कैसे बनता है? तो इसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, मैं उन बंदों का नाम नहीं ले सकता क्योंकि मेरे वो ऑब्वियसली प्रोफेशन के माने जाने लोग हैं, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा कि मेरे प्रोफेशन में एक बंदा होता है, वो पॉलिटिकल बंदा बन जाता है। जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं, आपका काम होता है कि आप हर बंदे के दरवाजे पे जाके उसको दस्तक देते हैं कि जी मुझे वोट डालना है, मुझे वोट डालना है। वो वोट उसको जब डल जाते हैं तो वो, अब ऑब्वियसली मैंने एक बंदे को वोट डाला, उस पर एहसान किया, तो उस बंदे की मेरे ऊपर काफी ज्यादा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। नाउ ही ओज मी कि मैंने उसको कोई काम करना वो करेगा। तो होता तो सीन ही है, लेकिन कल को वही बंदा अगर अपने इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद या हारने के बाद वो जुडिशरी की तरफ आ जाए, कॉम्पिटेंट तो होगा, मैं इस चीज को नहीं डिनाई कर रहा कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, कॉम्पिटेंट है तो जुडिशरी में आया है,
लेकिन वही बंदा अगर जुडिशरी में आता है तो सोचें मेरे जैसा आप जैसे लोग ये कहाँ जाएंगे। फिर ऑब्वियसली जिन्होंने फेवर दी होती है और वो जिन्होंने लेनी होती है फिर वो जाके फेवर लेते हैं। तो फिर पहले तो ये सिस्टम है कि जी इस तरह के लोगों को क्यों एंटरटेन करते हैं, इनको सेट करने के लिए रूल बने हुए हैं, आयन में आपकी जो है रूल बने हुए हैं जिसमें वो जो सिलेक्टिव जो है वो जो हमारे हाई कोर्ट ने जजेस नीचे अपॉइंट करने हैं। फिर कुछ जो है वो लोअर जजेस तो चले वो पेपर दे के आते हैं, जुडिशियल एग्जाम दे के आते हैं तो वो हो जाते हैं। ऊपर के जजेस होते हैं कि वो एक वकील की अपनी जो है वो उसकी रेपुटेशन को देखते हैं कि जी ये कितना कॉम्पिटेंट है। ठीक है, फिर वही बात कि अगर उसका एक बैकग्राउंड मौजूद है पॉलिटिकल और उसको अगर सिफारिश की जो है वो जरूरत होती है फिर ही जाके वो नुमाया शख्सियत बनते हैं। तो सिस्टम ऊपर से खराब है और सिलेक्टिविटी ऊपर से होती है। लेकिन जो कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कि बड़े ऑनरेबल हैं, बड़े ऑनेस्ट हैं और उनकी जो है बहुत रिस्पेक्ट है और वो अपना काम रिस्पेक्टफुल तरीके से करते हैं। लेकिन थोड़े से जो है ना वही नॉर्म्स हमारे यहाँ पे खराब है, फिक्सेशन का मसला है और यही चीजें जो है वो हमें खराब करती हैं। तो गांधी ने कहा था कि जी जो सच है वो कभी मरता नहीं है, क्योंकि जब तक वो जस्टिस रहता है सच हमेशा वहीं पे डिलीवर करना पड़ेगा। तो सच आपको कभी नहीं मर सकता। इंसान मर जाएगा लेकिन वो सच उसका हमेशा कायम रहेगा, कहीं ना कहीं से निकल के आ जाएगा। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि कहीं ना कहीं पे मतलब इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है अगर हर इंसान अपनी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दे और इस बात को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दे कि मैं यहाँ पर बेसिकली सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, लेट मी चेक। हेलो हेलो, can you hear me? Hello? Hello? हेलो, अब मेरी आवाज आ रही है? जी जी हेलो, तो जी मुझे अब आ रही है। आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हुआ था। अच्छा प्लीज कंटिन्यू करें, क्या सवाल पूछेंगे आप? तो मैं ये कह रही थी, मैं यहाँ से कंटिन्यू करती हूँ कि बेसिकली आप ये जो हमारी यूथ है जो काफी क्योंकि हमारे काफी सारे व्यूअर्स हैं वो हमें देख भी रहे हैं और वो कुछ सीख भी रहे हैं और ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग इसके ऊपर जो है इतनी डीपली जो है हम बात करें। लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ये है जो मैं ये समझती हूँ कि आप एक यंग जिस तरह से अभी आपने एक सोच के जो है वो लॉ को चूज किया होगा कि जी मैंने आपके कुछ ड्रीम्स होंगे, आपके कुछ एम्स होंगे, तो क्या मैं एक यंग बॉय या यंग गर्ल जो इस फील्ड को चूज करना चाहती है, क्या वाकई ही वो उसको पैसे के लिए इस फील्ड को चूज करना चाहिए या इसकी बेटरमेंट के लिए या इसको चेंज पूरे सिस्टम को चेंज करने के लिए और इंसाफ के लिए जो है वो उसको जो है इस फील्ड में आना चाहिए? आप क्या कहते हो इसके बारे में? अच्छा, मैं इसमें अगर ये ऐड करना चाहूँ सबसे पहले कि हमारे सिस्टम में खराबी क्या है, तो उसका उसका जो बेसिक लिंक है ना वो आपके सवाल से इस तरह बनता है कि सबसे पहले हमारे जो सिस्टम में खराबी जो पाई गई है, जो मैंने फील किया है एज अ पर्सन, मैं एज अ पर्सन इंडिविजुअल मैं ये फील करता हूँ कि हमारे जो इदारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हमारा एजुकेशन एकेडमिक सिस्टम है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसमें है। सॉरी टू से हमारे एकेडमिक सिस्टम में इतने ज्यादा फ्लॉज हैं, इतने ज्यादा इश्यूज हैं कि लॉ तो बच्चा ऐसे भी कर लेगा। आप यकीन करें, आप बैठे बैठे किताबें बिना लेकर आए, सिर्फ आपने एंड वाले एक महीने में जो टीचर्स कहते हैं कि जी एक महीने में आपने नोट्स लाने हैं, उसको रटा मारना है। पंजाब यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर है कि आप पेपर पूरा फिल करके आएंगे तो आपको पास कर देंगे, ये कलमियां बना रहे हैं। सबसे प्रॉब्लम जो हमारी एकेडमिक ये है कि जब आपको उस्ताद आपके लेक्चर के दौरान ये कह देता है और कहते हैं, बहुत से उस्तादों ने ये कहा है कि जी आपने लॉ जो है वो प्रैक्टिस में सीखना है। तो मुझे ये बताएं कि अगर आपने लॉ ही प्रैक्टिस में ही सीखना है तो फिर इस एजुकेशन का फायदा मैं क्यों एजुकेशन लूं? तो आप पहले ही स्टेप से एक स्टूडेंट को डिस्करेज कर देते हैं कि जी लॉ तो आपने प्रोफेशन में जाकर सीखना है, तो उसका तो इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। वो कहाँ से जो है वो लॉ को सीखेगा और कहाँ से जाके जो है वो लॉ को ढूंढेगा और किस तरह जो है वो तरीके से जो है वो लॉ को प्रैक्टिस करेगा, जबकि उसको लॉ का पता ही नहीं है। फिर आपकी जो लॉ का स्ट्रक्चर है, जो 3 इयर्स के एलएलबी चैलेंज सिस्टम को देखते हैं, उसमें पहला पार्ट आता है, फिर सेकंड पार्ट आता है, फिर थर्ड आता है। पहले पार्ट में आपको जो है वो थ्योरीज बताते हैं, जो स्टूडेंट पढ़ाते हैं, डिफरेंट चीजें बताते हैं, आपको हाउ एंड हाउ बताते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपने जब
आना ही प्रैक्टिस में है। और जब डे वन से आप प्रैक्टिस में आते हैं और आपने आके करना ही वो प्रैक्टिस में है, सीखना ही प्रैक्टिस में है, तो आप डे जो है वन से ही जो है प्रैक्टिस की जो जो सेक्शन रेलिवेंट हैं, जो लॉज रेलिवेंट है, जैसे सीआरपीसी के रेलिवेंट सेक्शन हैं, जो सीपीसी के रेलिवेंट सेक्शन हैं, तो बार को चाहिए कि उन चीजों को एंटरटेन करे। क्योंकि मसला ये आता है कि जो स्कूलिंग है, जो एकेडमिक सिस्टम है, वो लीगल सिस्टम जो प्रैक्टिस से जो है वो बहुत ज्यादा जो है हार्मोनाइज हो गया है। तो उस गैप को जो है फिल करना चाहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट जो है वो पहले तो देखिए वो ही एन अनएम्प्लॉयड, तो जब वो बार में एंटर होता है तो बार उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, वकील उसको एक्सेप्ट नहीं करते, रश बहुत है, सिस्टम नहीं है, ट्रेंड नहीं सेट हुआ हुआ। डॉक्टर के लिए आप जाते हैं, आप एक अच्छी जगह ट्रेनिंग लेते हैं, दे पे यू, आपका प्रोबेबली प्रोबेशन पीरियड होता है, दे पे यू फॉर दिस कि आपने सर्विसेज दे रहे हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए जब जाते हैं, आपका कंप्लीट होता है, दे पे यू फॉर दिस, उन्होंने नॉमिनल रखा हुआ है। लेकिन वकालत के तबके में ये सिस्टम नहीं मौजूद है, तो ये यंग जनरेशन है वो बहुत सफर करती है। इसलिए अमूमन वो हम लोग कहते हैं कि जी छांटी होके बच्चे आ गए हैं। पहले जो है ईयर में 150 बच्चा एडमिशन लेता है, दूसरे साल में वही 100 बच्चे हो जाते हैं, तीसरे साल में वही जो 80 90 50 हो जाते हैं, आना छोड़ देते हैं। और जब वो प्रैक्टिस में आते हैं तो उसमें से 10 या 12 सिर्फ जो है वो इसको ड्रॉप करते हैं, बाकी पीछे हट जाते हैं। क्यों हट जाते हैं? बिकॉज दे डोंट सी देमसेल्फ कि वो कुछ कमा सके। ये प्रोफेशन नॉबल्स का प्रोफेशन है, प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है। इसमें अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो यू अर्न अ लॉट, आपको तो इससे बहुत चीजें मिलती हैं। सिर्फ पैसा ही हासिल नहीं करना होता, दुनिया में और भी बहुत सी चीजें जो आप सीखते हैं। लेकिन जो मेन इशू है वो यही है कि जी एजुकेशन के अंदर इख्तलाफात हैं, और एजुकेशन और आपकी प्रैक्टिस दो मुख्तलिफ चीजें क्रिएट कर दी गई हैं, और ये हमारे उस्ताद ही इस चीजों को क्रिएट करते हैं। जबकि उनको चाहिए कि वो बच्चों को ऐसी एजुकेशन दें जिससे वो और इनकरेज हो और लॉ की तरफ आए, ना कि ऐसी चीजें बताएं या कहें कि जी आपने तो लॉ जो है प्रैक्टिस में जाके सीखना है, फलां जाके सीखना है। तो मैं ये समझता हूँ कि लॉ मैंने अगर लॉ सीखा है तो वो अपने एकेडमिक सिस्टम से सीखा है, क्योंकि किताब से लॉ पढ़ना है मैंने। लॉ मुझे वहां खड़े होके तो किसी ने बताना नहीं, गुजरते गए ना कि मैं गुजर के जा रहा हूँ और मुझे बता देगा जी 302 जो है वो पीपीसी का सेक्शन मौजूद है, कत्ल का जी फलां है, 324 फलां है, जब सीआरपीसी बता देगा मुझे पूरी। नो, वो किताब मौजूद है, मैं वो पढ़ूंगा, उसके सेक्शंस को देखूंगा, उसमें क्या चीजें लिखी हैं वो समझूंगा, तो उसके मुताबिक मैं परफॉर्म कर सकूंगा। तो हमारी लैकिंग ही वहां से होती है कि जब कोर्ट में जाते हैं जज के सामने तो हमें लॉ का पता नहीं होता, हमें पढ़ना ही नहीं आता। क्यों? लॉ का पता ही कॉलेजेस नहीं में होता। सिस्टम ही नहीं है, कॉलेज में सिस्टम ही नहीं है। कॉलेज वाले आपसे पैसे लेते हैं, आपको डिग्री से प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए हमारे लॉ में जो जो लोग मौजूद हैं, अमूमन जो तबका मौजूद है, जो अभी उन्होंने थोड़ा सा सिस्टम चेंज करने की कोशिश किया, 5 साल का इंट्रोड्यूस करवाया, टेस्ट वगैरह डाल दिए हैं, लेकिन उसमें भी उन्होंने परसेंटेज रख दी है कि 35 वाला परसेंट वाला पास करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर आप जो है वो इस तरह के लोगों को, अगर अब एक बंदा जो है वो चिप्स फ्राई कर रहा है बाहर बैठ के, साथ साथ लॉ की किताब खोल के बैठा हुआ, लॉ वो वकील बन रहा है, या एक बंदा जो है वो बाहर मैकेनिक वाला काम कर रहा है, वो अगर लॉ, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, कितने लोग हैं जमींदार हैं, अपने बच्चों को भेज दिया, उनको सिस्टम का पता नहीं है, क्योंकि लॉ इज नथिंग बट जस्ट कॉमन सेंस। अब कॉमन सेंस तब भी होगी जब आपका हराइजन ब्रॉड होगा। अगर आपका हराइजन ही ब्रॉड नहीं है, अगर आप आपके देख ही नहीं पा मतलब रहे, आप शाउर आपको ज्यादा है, आपने दुनिया देखी हुई है, आपने एक्सपीरियंस, आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, तो फिर डेफिनेटली आपको वो हेल्प करता है उस सारी चीज में। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। तो ये सिस्टम है कि जो यंग जो लॉयर्स आते हैं उनको हाँ अनएम्प्लॉयमेंट का इशू होता है, जिसमें बार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर इस इंटरव्यू के थ्रू कोई बार का उम्मीदवार या मेंबर मेरी इस वीडियो को देख रहा है, सुन ले, तो मेरी उससे ये गुजारिश है कि जो सिस्टम हमारा यहाँ पे मौजूद है, अनएम्प्लॉयड जो हमारे बच्चे यंगस्टर्स आते हैं, उनको कहीं पे किसी तरह का इस तरह का सिस्टम या रिक्रूटमेंट सेंटर बनाया जाए। वैसे तो बहुत सी चीजें वकीलों के लिए फैसिलिटीज बनाई हुई हैं, कार्ड बना दिए हुए हैं उनके लिए, जो है वो बाथरूम अच्छे बना दिए अगर, या उनके लिए हॉस्पिटल बना दिए हुए हैं, दैट्स नॉट इनफ। अगर उनके लिए पासपोर्ट ऑफिस हाईकोर्ट में बना दिया वो काफी नहीं है। देयर मस्ट बी एन रिक्रूटमेंट सेंटर जो कि यंग लॉयर्स को रिक्रूट फर्म्स में करवाए। काफी बड़ी बड़ी फर्म्स मौजूद हैं, उनमें रिक्रूट करवाए, वो उनको थोड़ा बहुत जो भी प्रोबेशन उनके मुताबिक लगता है उनको उसका इंक्रीमेंटेशन या इंक्रीमेंट दें, उनको पे करें। और अगर उनको लगता है कि ये बच्चा या ये स्टूडेंट या ये लॉ का जो ऑफिसर है ये काम कर सकता है, अगर ये नहीं कर सकता तो उसको आफ्टर सम टाइम फायर कर दें, सिंपल सी बात है। लेकिन एटलीस्ट आप उनको इंकरेज करें कि वो इस लॉ फील्ड में आए और उसको फॉलो करें। हम हमारे सिस्टम में एक वकील जो बाहर से बैरिस्टर बन के आता है और एक बंदा यहाँ पे आम लॉयर है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। क्यों? क्योंकि जब आप बैरिस्टर बनने जाते हैं, बार लॉ के लिए जाते हैं, तो आपका सबसे मेजर जो सब्जेक्ट होता है वो एथिक्स का होता है, कि आपके बार में एथिक्स कैसे हैं। तो एथिक इज इटसेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप द वे यू आर ड्रेस्ड अप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि द वे यू आर ड्रेस्ड अप।
आप अदालत में अगर आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोफेशन आपको किस चीज की जो है वो रवायत कायम की हुई है कि जी ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है, नोबल प्रोफेशन है। लॉर्ड्स को देखें, बाहर बाहर के लोग जो है वो इनको किस तरह की इज्जत देते हैं, और यहाँ पे हमने किस तरह जो है इंसाफ को रखा हुआ है कि हमारे टाइयां सीधी नहीं है, हमारे कोट नहीं पहने हुए, गाउन नहीं पहने हुए, जजिस के सामने जा रहे हैं और इतना करें। तो ये कुछ जो है ना वो बेसिक्स डे वन से जो है वो होना चाहिए। और होना ये चाहिए कि जो कॉलेजेस या स्कूल्स हैं उनमें कम से कम उनमें जो है वो एक दिन रख दें जिसमें बच्चे को एथिक्स के बारे में बताया जाए कि ये यूनिफॉर्म के लिए कितना इंपॉर्टेंट, कैसे यूनिफॉर्म कैरी करना है। और ये यूनिफॉर्म में जाकर दूध दही नहीं लेके आना, ये यूनिफॉर्म को आपने कहीं पे मिस यूज नहीं करना। अमूमन इस यूनिफॉर्म को मिस यूज किया जाता है कि पहन के कहीं पे एंटर हो, पता होगा जी वकील आ गए, तो यार वकील की इज्जत कैसे होगी? क्योंकि उसकी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, उसका कोई जो एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है वो नहीं है, उसके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग रूल्स नहीं बनाए गए, एथिक्स नहीं बनाए गए, जिसकी वजह से जो है वो बहुत इसको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है इस चीज को। सो इसी बात से मतलब मैं एक और क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी कि क्योंकि आई हैव सीन मेनी किड्स, अगर बाहर फॉरेनर्स वगैरह की आप बात करें तो वहाँ के बच्चों जो उनकी यंग जनरेशन है या टीनेजर्स भी जो होते हैं उनको अपने मुल्क के लॉज के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन होती है, लाइक दे कैन डील वेरी स्ट्रेट, और उसमें उनके पास पावर होती है, उसके पास नॉलेज होता है कि जी मैं अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम अगर वो फेस कर रहे हैं तो वो खुद से भी जो है वो उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनको मेंशन कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ हमारे पाकिस्तान में जब बात की जाती है तो यहाँ पर बेसिकली किसी को कुछ नहीं पता, लाइक लॉ के बारे में कुछ नहीं पता, अप्रोच किया जाए कि कुछ नहीं पता, कैसे केस वगैरह ये कुछ भी नहीं पता। तो क्या हमें इस तरफ नहीं सोचना चाहिए, लॉयर्स को इस तरफ नहीं सोचना चाहिए, जजेस को, या इस पूरे प्रोफेशन को इस साइड पे नहीं सोचना चाहिए कि हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए ताकि आधे से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद भी ले सके एक इंडिविजुअल होके, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम अगर हो ही जाता है। सो व्हाट डू यू से अबाउट इट कि इसको किस तरह से आम किया जाए, लोगों के अंदर इंफॉर्मेशन दी जाए लोगों को? देखिए, इंफॉर्मेशन जो है वो एक सीनियर वकील है, वो एक क्लास को पढ़ाने जाता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या स्पीच डिलीवर कर रहा है, किस तरह की स्पीच डिलीवर कर रहा है। मेरा एक दोस्त था पीछे, उसका वो एक काफी बड़े चैम्बर में काम करता है, तो उनके सीनियर थे, क्रिमिनल लॉ का काम करते हैं, उनके सीनियर का कोई एक अपना पर्सनल इशू था, तो जिस इशू था उन्होंने उसको कोर्ट में बुला लिया और अपने एसोसिएट से कह के उसको मार पड़वाई। तो इट वॉज वेरी वल्नरेबल कि खैर चलें, गलती तो हर इंसान करता है, हो जाती है, लेकिन इस तरह किसी के साथ करना वो तो खैर ज्यादती है। लेकिन उसको ये देखा जाए कि उस बंदे को इंसाफ मिला नहीं मिला, उन्होंने अपना गुस्सा निकाल लिया है, लेकिन वो जो 12-14 बंदे थे एसोसिएट से, उन्होंने वो चीज अडॉप्ट कर ली। अब उनमें से कल को एक या दो अगर किसी पॉलिटिकल साइड पे जाते हैं या किसी हायर लेवल पे जाते हैं, तो उनके अंदर भी यही एलिमेंट मौजूद होगा कि यार मैंने आज से 4 साल पहले 5 साल पहले अपने सीनियर के साथ फला बंदे को ठुटे मारे थे, तो जी यही मैंने काम अप करने, मैंने भी 8-10 एसोसिएट रखने हैं और मैंने भी जाके जो है किसी को बुलाना है, किसी ने अगर मेरे साथ अनजस्ट किया तो मैं उससे बदला लेके यहाँ पे मार दूंगा उसको। तो ये सिस्टम जो है ना वो हमारे ही ओहदेदारान सीनियर्स जो है वो क्रिएट करते हैं। मैंने आपको बताया कि जी हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसने एजुकेशन को बोरिंग बना दिया हुआ है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप पढ़ क्या रहे हैं और आपने 12वीं का पढ़ना है। आप, मेरा उस्ताद या मेरा टीचर मुझे कहते हैं कि जी आपने प्रैक्टिस, आपने लॉ तो प्रैक्टिस नहीं सीखना जी, इधर तो है कुछ नहीं। तो जी रियलिटी है कि आप तो वहां पे पढ़ाई कुछ नहीं रहे हैं, जो बेसिक किताबें हैं मैंने लॉ में भी जाके वही करनी है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका स्ट्रक्चर, उसका समझाना तो इनका काम है, टीचर का काम है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसे सिंपोजियम्स क्रिएट किए जाए, ऐसे मूड। अब एक और बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, प्रॉब्लम वाली समा बात ये है कि हमारे यहाँ पे ना वो सिस्टम है कि जी लिबरल वाला और लोअर वाला, वो अमीर और गरीब वाला तबका यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में भी है कि लॉ में भी दो तबके मौजूद हैं, एक है जी एक्सटर्नल, एक इंटरनल। एक्सटर्नल को जी हम कहते हैं जी हमारा यूके का लॉ, आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से लॉ करेंगे, उसकी फीस 40, 30, 35, 20 लाख रुपए उसकी फीस है, वो आप पे करें, तो एक्सटर्नल लॉ है। एक हमारा इंटरनल लॉ है जो आप आम यूनिवर्सिटी से करते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से, किसी भी लोकल यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं। अब उसमें तो स्ट्रक्चर सेट है यूनिवर्सिटी और पंजाब में कि जी आपने पेपर देने हैं, उसमें लिख कर आना है, डाटा लिखना है, आप पास हो जाएंगे। डजंट मैटर आप क्या लिख रहे हैं, आपकी एक्सप्लेनेशन क्या है, आप किस तरह लिखना चाह रहे हैं, आपको वो चीज नहीं पूछते।
मैंने एक सवाल अपने एग्जाम में अटेम्प्ट किया था, एज आई रिमेम्बर। उसमें सवाल तो वो था सिर्फ कत्ल का, कि जी कत्ल होता क्या है, व्हाट इज, जो आपकी क्राइम्स है, इंग्लिश क्राइम्स कौन कौन से, उसमें इसको कत्ल का भी जिक्र था, कत्लेआम का। लेकिन मैंने उसको कत्ल के बारे में डिफाइन नहीं किया। मैंने डिफाइन किया कि कत्ल के होते हुए अगर मेरा लॉ, अगर मेरा आर्टिकल मौजूद है, लॉ जो मुझे लिबर्टी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, तो वो किसकी जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है, कि राइट टू लाइफ जो है वो मेरी स्टेट की हम्म रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंने उसको उस तरह से डिफाइन किया क्योंकि मुझे उसकी हम्म नॉलेज थी। अब यहाँ पे बता हम्म दिया कि जी कत्ल ये है कि एक बंदे को मार दोगे तो वो कत्ले आमद है, किसी को उसरा मारोगे तो वो शिबे आमद है, किसी को इसरा मारोगे तो वो खता है, किसी को इसरा मारोगे तो बेसबब है। तो ये सारे वो हमें फंडे बता दिए गए हैं। अब एक्सटर्नल में होता ये है, एक्सटर्नल लॉ में इतनी इतनी मोटी किताबें हैं, आपने थीसिस लिखने होते हैं। अच्छा, उसके अलावा आपकी इतनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी वहां करवाई जाती है जो कि होता है मूट कोर्ट। हम्म मूट कोर्ट इज समथिंग, जो इसको हम कहते हैं फेक कोर्ट्स, कि स्कूल में, इदारों में आपस में कंपटीशन करवाया जाता है कि जी ये हम्म बच्चा जो अभी वकालत कर रहा है, अभी उसने वकालत का लाइसेंस हासिल नहीं किया, लेकिन वो अपनी ही एक कोर्ट बना के एक अपना ही फेक सिचुएशन देते हैं, जिसमें बच्चा काफी कुछ सीखता है। ठीक है, हम्म मुझे भी वो चांस मिला, मैंने भी कुछ वहां से सीखा और काफी चीजें जो है मुझे उसमें से सीखने को मिली। तो ये अब सिस्टम जो है वो हमारे हायरार्की डिफाइंड है कि जी एक्सटर्नल और इंटरनल। तो ये जो जो गैप है ना, इसको फिल करना चाहिए। ये वही इंस्टीट्यूट हम्म है, मेरा इंस्टीट्यूट अगर है तो वही 20 लाख रुपए फीस ले रहा है एक्सटर्नल से, 3 लाख रुपए ले रहा है इंटरनल से। तो उसने तो एजुकेशन उसी तरह की क्वालिटी की प्रोवाइड करनी है मुझे। 20 लाख वाली उसने हम्म बाहर की प्रोवाइड करनी है, 3 लाख वाली चीजें करनी है। तो जो मेजर बीच में डिफरेंस है, बच्चा उसमें लैकिंग करता है, और वो फिर आपस हम्म में खिलाफ रहते हैं उनको कि जी वो जो जो बाहर में एंटर होते हैं, हम्म तो उनकी जो ग्रूमिंग है वो डे वन से की जाती है। इधर जो ग्रूमिंग है वो हमें खुद बनानी पड़ती है, वकील अपनी ग्रूमिंग खुद बना रहा है, कोई इसको हम्म पूछने वाला नहीं है कि वो क्लासेस में ले रहा है। क्लासेस क्यों ले, जब उसको टीचर ने बता दिया है कि यार आपको, हम्म अब आपने सीखना ही प्रोफेशन में जाके है, तो वो क्लासेस क्यों ले, हम्म क्लासेस तो बोरिंग होगी। तो यही हमारे हम्म मेजर प्रॉब्लम इसमें है कि हमारा अकाउंटेबिलिटी जो है वो स्कूल के हद तक, हम्म हमारा जो एकेडमिक सिस्टम है उसको थोड़ा चेंज किया जाए, तो शायद हम्म हमारे इस मुल्क में, हमारे इस प्रोफेशन में बदलाव आ सकता है, और काफी हद हम्म तक आएगा अगर हम इसको इस हम्म तरफ लेके जाएं, चेंजेस की तरफ लेके जाएं। हम्म हम्म तो आपको क्या लगता है कि जो बेसिकली अभी जो आपने बताया कि मतलब बाहर के जो लॉज हैं और वहां पे जो जिस तरह से डिग्री जो है वो करके आते हैं, कितने लोग मतलब ऐसे लॉयर्स आपको मिलते हैं जो पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं? मतलब इज इट अ मेजोरिटी, इज इट अ रेयर, इज इट व्हाट? क्या एक जर्नल इंसान उनको अप्रोच कर सकता है? लेकिन जो लोग एक्सटर्नल लॉ करते हैं या बाहर से लॉ करके आते हैं, उनके लिए पाकिस्तान में वो बहुत मुश्किल से सफर करते हैं। अगर तो उनका फैमिली बैकग्राउंड वकालत का ही है और उनके बड़ों ने वकालत की हुई है और उनके अपने चैम्बर्स मौजूद हैं, तो वो फिर अपने उस नाम के साथ अपनी उस डिग्निटी को, उसके अपनी प्रेस्टीज को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो बाहर से लॉ हम्म करके आए हैं, तो उनके साथ नाम अच्छा लग गया है। लेकिन एक हम्म आम बंदा अगर बाहर से लॉ करके आए और वो पाकिस्तान के सिस्टम में घुसेगा, तो वो बड़ा जो है ना मुश्किल, बड़ा फंसता है, उसको बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम लोग देसी किस्म के बंदे, ओए तेरी ऐसी की हम्म तैसी, फला फला। वो बाहर से लॉ करके आए, उनको एथिक्स का पता है कि लाइन में खड़ा होना, केस कॉल होगा, फिर अंदर एंटर होना। अब यहाँ पे होता ही है, लोअर कोर्ट में जाते हैं, मैं जिस मर्जी टाइम कोर्ट में जाऊंगा, मैं कहूंगा ओए मेरी फाइल पेश करो जज के आगे, रीडर से कहूंगा, वो फाइल उठा के जज के आगे पेश कर देंगे। ठीक है, अच्छा हम्म जी फला मेरी बारी बारी। अच्छा, यही सिस्टम हम्म हायर कोर्ट में है। आप हायर कोर्ट में हम्म जाएंगे, कोर्ट चल रही है, आप वहां पे बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। इवन तो आप कोर्ट के दौरान एक रीडर के पास जाके ये नहीं पूछ सकते कि मेरे केस का क्या बना। आप स्लिप पर लिख के देते हैं फला केस मेरा, और वो रीडर को देते हैं। ये डेकोरम क्रिएट किया गया है। तो ये डेकोरम जो है वो कहाँ से हम फिर, अब लोअर कोर्ट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ये प्रोफेशन में करते हैं कि उनको बड़ा शौक होता है बड़े वकील को जाने का, जी बड़ा नाम हम्म है, फलां चैम्बर्स है, फलां में जाना है। इट्स हम्म गुड, आप जाए, अच्छी बात है। लेकिन बड़े चैम्बर में जाके यू ओनली लर्न जो वो कर रहे हैं। उनका काम बड़े हम्म चैम्बर में, बड़ा इसलिए बंदे को, उनका हायर काम है, उनका काम मैटर सुप्रीम कोर्ट का है, उनका काम हाई कोर्ट का है। आपके इंस्टीट्यूट में आपको अपने उस्ताद ने कह दिया कि जी आपने तो लॉ जाके सीखना, फील्ड में है, तो आप फील्ड में हम्म कैसे लॉ सीखेंगे जब आप जाके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां पे ब्लैकिंग करते हैं। आना आपने नीचे ही होता है, क्योंकि नीचे आप आके जब तक ये सीखेंगे नहीं कि नोटिस कैसे भरते हैं, तलबाने कैसे जमा करवाते हैं, केस दायर कैसे करते हैं, पहली इनिशियल बेल कैसे होगी, पहला जो है वो हम्म हमारा स्टेप क्या है, मजिस्ट्रेट के पास क्या इख्तियार है, जब तक ये पता ही नहीं होगा तो आप कैसे जो प्रोफेशन में आगे चलेंगे। तो ऑब्वियसली जो केसेस नीचे से जाते हैं वही उसने ऊपर जाके जो है वो आपको उसकी बेस बनानी है। तो जब लोग नीचे आते हैं, नीचे आके वो सिस्टम देखते हैं, सिस्टम देखते हैं तो वो अपने दिमाग में करके बैठ जाते हैं कि यार मैं यहाँ पे कहाँ पे आके बैठ गया हूँ, यहाँ पे सिस्टम ही नहीं, इंसाफ ही नहीं है।
20-20 साल से केसेस जो है वो नीचे कोर्टों में लगे हुए हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। इवन तो हाई कोर्ट में भी पेंडिंग चल रहे हैं, क्योंकि इख्तियार नहीं है, पावर नहीं है कि किस तरह जो है डिसीजन ले लेंगे तो क्या बनेगा। कि इस चीज से चीजें मौजूद हैं, जजेस डर जाते हैं कि जी ये प्रेशर आ गया, वह फला है। तो लोअर कोर्ट में तो बड़ा बुरा हाल है। इसलिए जो लोग बाहर से पढ़ के आते हैं वो लोग बाहर के बाहर ही रह जाते हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो बाहर आके पढ़ के आ गए हैं तो बाहर रहें, या कोई बहुत ही ब्राइट होते हैं जो वापस आते हैं और आके यहाँ पे काफी चीजें अचीव कर लेते हैं और उनको इसका काफी बेनिफिट होता है। ठीक है, कुछ लोग यानी इसको बहुत एजुकेशन ब्रेव के तौर होते पे हैं हासिल जो कि करते हैं, बेसिकली इन सारी सर्वाइव सिचुएशंस कर को लेते हैं। और सरवाइव फेलियर्स को और इन सारी डिफिकल्ट सिचुएशंस को जो है वो वो सरवाइव बड़ा कर लेते हैं और कर लेते हैं, वो बच जाते हैं। लेकिन अमूमन जो एक्सटर्नल लॉ के या बाहर से वकील आया होता है, मैंने उसको आज तक नीचे लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखा। वो या तो क्योंकि उनके अंदर जो एबिलिटी है वो शायद आम वकील में नहीं होती, उनके अंदर एबिलिटी होती है राइटिंग की। दे वेरी गुड इन राइटिंग, मैं इस चीज को खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, दे वेरी गुड इन राइटिंग। तो वो ज्यादा जो है वो कॉर्पोरेट में जाते हैं या ऑफिशियल काम में जाते हैं, लिटिगेशन में भी आते हैं, लेकिन काफी हद तक वो कॉर्पोरेट काम उसी में रहते हैं, ड्राफ्टिंग में रहते हैं, लीगल ड्राफ्टिंग में रहते हैं। ऑफिस में उनका काम होगा, ऑब्वियसली दे हैव अर्न दिस प्रेस्टीज, तो वो अपने आप को उस चीज के अंदर ही रखते हैं। तो ये हमारे कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे लगता है अच्छा, किए क्योंकि जा रहे हैं। हारिस हमने बहुत ज्यादा मतलब इसके एस्पेक्ट्स पे तो हमने डेफिनेटली बात की। अब हम जरा इसकी थोड़ी पॉजिटिव साइड की तरफ भी जाते हैं कि हमें क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए, क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए, कैसे क्या ऐसे लॉज बनाने चाहिए जिसकी वजह से ये बेशक बहुत जल्दी नहीं लेकिन स्लोली ग्रेजुअली जो है जैसे कोई अब जिस तरह से कोई अगर बच्चा या बच्ची जो देख रहे हैं इंटरव्यूअर, अगर वो समझता है, वो पैशनेट है लॉयर होने के लिहाज से और वो इस फील्ड में आना चाहता है, तो वो एक अपने माइंड में ये सोच रहा हो कि मैं अगर इस फील्ड में आऊंगा तो मैं ये सब कुछ करूं तो इस सिस्टम चेंज हो सकता है। क्योंकि कई ऐसे बच्चे या कई ऐसी आपकी यूथ होती है जो पैसों को नहीं बल्कि जस्टिस को प्रमोट करती है। ठीक है, कि हम अगर किसी फील्ड में काम भी करें तो हम उसके साथ जस्टिस करें और हमारा एक नाम हो। ठीक है, तो उसके बारे में आप क्या समझते हो कि क्या क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, क्या क्या ऐसे एथिक्स होने चाहिए जिसकी वजह से जो हमारा लॉ का प्रोफेशन है वो दूसरी कंट्रीज की तरह पाकिस्तान में भी ट्रस्टवर्दी प्रोफेशन समझा जाए, और जहां पर एक पैसे वाला है और जहां पर एक गरीब इंसान है वो एक दूसरे को इक्वल समझे। अच्छा, इसमें मैं ये समझता हूँ सबसे पहले एक काफी बड़े स्कॉलर ने जो है मार्टिन जो साहब ने कहा हुआ है कि जी इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। कि किसी भी सोसाइटी में अगर आप अनजस्ट करेंगे तो वो सारी ही उससे सफर करते हैं। जैसे एक बंदा मारेंगे तो सारी जो है इंसान का कत्ल है। सिमिलरली जस्टिस का भी सिस्टम इसी तरह डिफाइंड है कि जस्टिस भी जो है वो इसी तरह, अगर आपका इंसाफ जो है वो आपका स्ट्रांग है तो यू विल नॉट सफर। लेकिन अगर इंसाफ का सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो ऑब्वियसली यू विल सफर। इसमें जहां तक ये बात लोगों के आने की प्रोफेशन में, तो ये एंड आई प्रोफेशन स्ट्रांगली बहुत एग्री इन दैट, एग्री कि आप वाकई ही बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ इंडिविजुअल आप सफर करते हैं क्योंकि आपका लॉ जो है वो इतना ट्रस्टवर्दी नहीं है। वो आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि वो फिर पूरी सोसाइटी बल्कि इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट हर इंसान उसमें सफर करता है। सो प्लीज कंटिन्यू। किसी ने ये भी कहा है कि इज लॉज आर लाइक स्पाइडर नेट। ठीक है, स्पाइडर के वेब की तरह ही है कि अगर कोई बड़ा उसमें कोई मक्खी आ जाएगी, बड़ी मक्खी आएगी तो गुजर जाएगी, छोटी आएगी वो फंस जाएगी। तो कुछ लोग इसको इस तरह भी डिफाइन करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये चीजें मौजूद हैं, ये हमारे आने से पहले, बढ़ने से पहले सिस्टम मौजूद है। आपने बात की कि सिस्टम की, लॉ मौजूद है। मैंने जैसे एक लॉ का जिक्र किया कि हमारे यहाँ पे लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट मौजूद है, जिसमें सारे एथिक्स बता दिए हुए हैं कि जी वकील के पास क्या इख्तियार हैं, क्या चीजें मौजूद हैं। उसमें ये भी लिखा गया है कि जी अगर आप कोर्ट के अहाते में अपनी वो बैनर्स नहीं लगा सकते, लेकिन लगाते हैं। ठीक है, इलेक्शन आ रहे लोगों ने लगाए हुए हैं, हर जगह देखेंगे कि वो कितना, अगर आप कभी माल उठ पे आकर देखेंगे तो यू सी एवरीवेयर वो बैनर्स लगे हुए हैं, इलेक्शन आई की, हैव वोट सीन फॉर। इट। ठीक है, बिल्कुल। वो चीज, अब वो चीजें तो मौजूद है। आपका ये भी सिस्टम मौजूद है कि अगर एक वकील वकालत कर रहा है तो वो कोई सेकंड बिजनेस नहीं कर सकता। वो चीज मौजूद है उसमें, हमारे लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट में मौजूद है कि अगर इफ देयर इज अ लॉयर, इज प्रैक्टिसिंग लॉयर, वो किसी भी जो है, जैसे नवाज शरीफ को भी नायल किया था ना इसी बेसिस पे कि वो साथ उसने इकामा रखा हुआ था वहां का सऊदीया का। सिमिलरली लॉ तो इसमें भी मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। यहाँ पर लॉयर्स ये करते हैं कि जी वो अपना सिस्टम कुछ मैंने ऐसा बनाया हुआ के साथ साथ लॉ को भी कंटिन्यू करते हैं और बिजनेस भी करते हैं। फिर वो दोनों तरफ रहते हैं, बिजनेस से यहाँ पे रहते हैं, वो काम खराब करते हैं, मतलब प्रोफेशन को फिर नाम खराब करते हैं क्योंकि उनका
मकसद प्रोफेशन से कुछ और होता है। उनका मकसद उनका बिजनेस चल रहा होता है, उन्होंने इस प्रोफेशन को खराब करना है। जब आप ईमानदारी से, मेरे एक टीचर ने मुझे कहा था कि हारिस ऑलवेज रिमेंबर, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। व्हेन यू एग्री विद दिस थिंग ना कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आप इस चीज के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए हर चीज जो डिफाइन खुद ही ऑटोमेटिकली हो जाएगी जब आप ऑनेस्टी पे आ जाएंगे। जब आपको पता है कि ये चीज ऑनेस्टी नहीं है, तो आप फिर से खुद ही ऑटोमेटिकली स्टेप बैक कर लेंगे। जो बच्चे नहीं आते हैं उनको भी बताना चाहता हूँ, मुझे आना चाहते हैं या मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, क्योंकि काफी लोग जो है वो इस प्रोफेशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं आफ्टर दैट पीआईसी इंसिडेंट। तो आई हाईली कंडेम कि वो बड़ा एक अनएथिकल काम किया गया था। खैर दोनों की तरफ से ही था, जो भी था, व्हाटसोएवर, आई डोंट वांट टू गो इन डेप्थ। उसमें ये है कि ये बहुत खूबसूरत प्रोफेशन है। ये आपको इतना एजुकेट करता है, आपके लॉस के बारे में बताता है, और इसकी खूबसूरती है कि जितना आप इसको पढ़ेंगे ना, उतना ही आपको इसकी अवेयरनेस आती जाएगी कि आपके अंदर चीजें क्या मौजूद हैं। और यहाँ आप पे में एक अलमिया ये सेंस है ऑफ कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए आ ना, जाती है, इसका आप में एक कितना पावर खूबसूरत आती है। अमल यहाँ से है कि अगर मैं एक साथ एक किसी से किसी भी पॉइंट पे बात करूं और उसको मैं डिफीट दे दूं कि नहीं तुम ये नहीं, ये सही है, ये नहीं, ये सही है, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे उसका इल्म होगा। तो आगे से वो मुझे कहेगा यार तुम वकील हो, तुम इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हो। अगर ये उसको ये ना पता होगा मैं वकील हूँ, तो मुझे ये नहीं कि ताना मारेगा, लेकिन उसको पता होगा मैं वकील हूँ, तो मुझे अंडर एस्टिमेट करेगा कि तुम वकालत, तुम वकील जो इस तरह की बात करो। देखिए वकील भी इंसान ही होते हैं, डॉक्टर भी इंसान है, खून हम में से भी निकलता है, हमने भी मरना है, हम भी शादी की गवाही देते हैं। लेकिन बेसिक पर्पस इज एजुकेशन। आप उस चीज पे एजुकेट है, आपको रिफॉर्म्स का पता है, आपको पता है कि जी आपके लिए लॉस क्या मौजूद है, आपको पता है कि जी पुलिस के बिल्कुल। रूल्स क्या है, पुलिस की लिमिटेशंस क्या है, तो पुलिस आपसे क्या किस रवैये से पेश आ सकती है, आपको इस चीज का पता है। अब मुझे पुलिस पकड़ ले और मैं उससे रेजिस्ट करूं, क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे गैरकानूनी तरीके से नहीं पकड़ सकती है। अगर मुझे पकड़ने आई तो अरेस्ट वारंट लेकर है, अरेस्ट वारंट नहीं लेके आई तो वो किस बेसिस पे मुझे पकड़ने आई? अगर मैंने कोई हिंजेस क्राइम किया हुआ है तो मुझे लेके चली जाए कि जी ठीक है जी सोसाइटी को खतरा है, अगर खतरा मुझे भागने का है तो ले, मेरे पास लॉ मौजूद है, मैं सुबह ये भी कॉर्पस दायर करूंगा, मुझे बेनिफिट देंगे, मुझे रिकवर कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन चीजों के बारे में हमें बताने वाला कोई नहीं है, हम इस पर अमल नहीं करते हैं। जब हम अमल करते हैं तो फिर हम इसको मिस यूज करते हैं। फिर जब मिस यूज करते हैं तो आगे से फिर हमें इसके ऊपर जो बाकी लोग मौजूद है वो फिर क्रिटिसाइज करते हैं कि जी आपने मिस यूज ऑफ पावर किया है, जबकि मिस यूज ऑफ पावर नहीं की, मेरे पर राइट मौजूद है। अगर मेरे पर राइट है कंज्यूमर कोर्ट जाने का, तो मैं वो कंज्यूमर लॉज को तो पढूं कि मुझे मेरा कंज्यूमर लॉज क्या कह रहे हैं। अगर मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ऑब्वियसली आई एम पेइंग फॉर माय सर्विसेज, अगर मुझे वहां पे कोई फील होता है कि ये चीज जो है वो नहीं काबिल एक्सेप्टेबल, तो आई हैव द राइट मैं उसको इसके बारे में बताऊं। अगर वो नहीं एक्सेप्ट करता तो मुझे रेमेडी चाहिए, तो आई विल गो टू द कोर्ट। तो कोर्ट तो बैठी हुई है आपको रेमेडी देने के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फैक्टर है कि हम अच्छा, इसको एक और आइडेंटिफाई मैंने करें क्वेश्चन भी कि व्हाट आपसे। इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। अच्छा, एक मशहूर डायलॉग है एक मूवी का, जिसमें वो कहते हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो आप सीरियसली वाकई ही इस बात को एग्री करते हैं कि ये वाकई ही ऐसा होता है, या ये सिर्फ एक डायलॉग है कि इनके पाकिस्तान में तारीख पे तारीख, तारीख पे बड़ा तारीख का सिस्टम है? खूबसूरत 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 किस्म का डायलॉग है, और इसके बगैर वकालत चल नहीं सकती है। ऑनेस्टली ये तो वकालत का बड़ा पैमाना है, बड़े हाई लेवल पे इसको मुझे क्रिएट किया गया। और ये तो रियलिटी बेस्ड बात है कि तारीख पे तारीख जो है वो तारीख पे तारीख इसलिए होती है। ये वकील साहब जो है अभी केस तैयार नहीं करके आए हुए, और अच्छा कुछ ये वकीलों का तरफ से नहीं होता, इसमें जजेस की तरफ से भी होता है कि वो आप जब केस के लिए जाते हैं, अब आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, दूसरे वकील साहब नहीं आए होते, अगर वो आते हैं वो नहीं आते, जज साहब जो है इस मूड में नहीं होते कि वो इस केस को डिसाइड करें जल्दी। अब मुझे नहीं पता कि जज साहब या हमारे जो जजेस ऑनरेबल बैठे हुए हैं उनको क्या प्रॉब्लम है कि वो जल्दी केसेस को डिसाइड क्यों नहीं करते, या मे बी दे आर लैकिंग ऑफ दिस एजुकेशन, कि उनको शायद पढ़ने में प्रॉब्लम है, और या बर्डन ओवर बर्डन है। ये तो एक सच्ची बात है कि हमारे जो लोअर कोर्ट्स हैं दे आर हाईली ओवर बर्डन, मतलब उन पे इतना बर्डन है कि वो केस, उनको पढ़ने का टाइम नहीं है और केस में क्या चल रहा है। फिर यहाँ पे होता ये है कि एक एक अगर कह लें कि लॉ मौजूद है, अगर रेंट जो है वो रिस्ट्रिक्शन एक्ट पे बात की जाए, अगर रेंट हमारे जो लॉज पे बात की जाए, जो किराएदार है, किराएदार जो है वो रहने के लिए मालिक अपने किसी मकान में आता है, तो उसका लैंडलॉर्ड जो है उस पर एहसान कर रहा है, उसको जगह किराए पे दे रहा है। ऑब्वियसली वो पता नहीं क्या कितना सफर किया है, बाहर से एक बंदा आता है और वो आगे किसी चीज किराए के घर में रहता है। अब लैंडलॉर्ड उससे कहता है कि जी आप ये घर खाली कर दो, मैंने किसी और को देना है या मैंने किराया बढ़ाना है। तो वो साहब क्या करेंगे, वो जाएंगे और वकील से कहेंगे जी मुझे इसने कहा कि जी घर से बाहर निकल जाओ, ये कर दो वो कर दो। वकील साहब फौरन जो है वो केस दायर करेंगे और उसको जो है वो स्टे लेकर दे देंगे। वो स्टे 6 महीने चलता है, साल चलता है। तो ये बड़ा ज्यादा जो है ना हमारा रवैया खराब है कि हम लॉ को मिस यूज भी करते हैं। एक साइड पे लॉ हमें प्रोटेक्शन दे रहा है, लॉ मौजूद है,
आप स्टे लेकर आए, अब स्टे लें, आगे कोर्ट में जाकर फैसला करवाएं, अगर आपको अनजस्ट फील हो रहा है, लेकिन उसको मिस यूज इसलिए किया जाता है कि अगर मुझे स्टे मिल गया है, अब मैं तारीख लूंगा ताकि वो स्टे एक्सटेंड रहे, एक्सटेंड रहे, एक्सटेंड रहे, एक्सटेंड रहे। इधर होगा ये कि या तो वो मालिक मकान मेरे से माफी मांग लेगा कि यार भाई मुझे माफ कर दे, घर खाली कर दे, वो जो सिक्योरिटी है वो मेरे से वापस ले ले, मुझे मेरा घर खाली कर दे, जब जो तू पैसे कहता है मेरे से वापस कर ले। वो बंदा फिर उससे वो पैसे लेता है, वो उससे जान छोड़ देता है। उल्टा होता ये है कि लेने के देने पड़ जाते हैं। तो कुछ लोग होते हैं वो इसको अपनी अनाह बना लेते हैं, ईगो बना लेते हैं कि जी ऐसे की तैसी, इसने ये कह दिया, ये कर लिया, मैं इसको ऐसे नहीं ऐसे करूंगा, मैं बताता हूँ, आई विल सी यू इन द कोर्ट। ये भी बड़ा मशहूर डायलॉग है कि आई विल सी यू इन द कोर्ट। अब तारीख का जो पैमाना है, वो तारीख का पैमाना इसलिए है कि इसके बगैर केसेस नहीं मिल सकते, इसके बगैर केस चल नहीं सकता। अगर फौरन फैसले होना स्टार्ट हो गए तो वो जो केस में से केस निकलते हैं, वो जो फीसों में से फीस निकल रही है, वो रुक जाएंगी, क्योंकि You वकील mean ने to say स्टार्टिंग कि में आप ये कहना चाहते हैं कि आपको बड़ा पेशेंट होना पड़ेगा, बड़ा सब्र आपको रखना पड़ेगा, अगर आप कोई इस तरह से कोई किसी अनफॉर्चुनेटली वो गॉड सेक अगर आप किसी ऐसी एक्टिविटी में आ गए हैं या आपके साथ कुछ ऐसा हो गया है, तो आपको बड़े सब्र के साथ काम करना पड़ेगा और बड़ा आहिस्ता आहिस्ता उस प्रोसेस को लेके चलना पड़ेगा, ऐसा ही कुछ। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं एक साहब से, बड़े पढ़े लिखे साहब से, और बाहर से उनका ताल्लुक था, उन्होंने मेरे पास आगे केस लेके, तो मैंने उनको वैसे ही ना एक बात कह दी कि आप बड़ा लेट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हार साहब मुझे इस चीज का पता है कि डिले डिफीट्स इक्विटी, कि मैं जितना जो है वो लेट आऊंगा, मेरा उतना जो है ना वो इंसाफ, मेरा उसका टाइम खत्म होता जाएगा। लेकिन मैं इस सिस्टम में आ तो गया हूँ, अब मुझे पता है ये सिस्टम कितना मुझे जलील करेगा। मैं चले मैं एक साल बाद आया, लेकिन अब ये मेरा जो सिस्टम चल रहा है, केस चल रहा है, इट्स बीन मोर देन 3 इयर्स, उस केस पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। क्यों? क्योंकि कभी होता ये है कि जहां पर जिसको नोटिस भिजवाना है वो बंदा मौजूद नहीं है, बंदा आता कोर्ट में नहीं है, कोर्ट के पास इतनी स्ट्रॉन्ग, आई थिंक अब वो बंदे नहीं रह गए, या उसके उनकी ऑर्डर की ओबे करने वाले सिस्टम नहीं रह गया। वह निचले जो तबका है वो ऑर्डर को ओबे नहीं करता। कि अगर मैंने कोर्ट में जाना है, अगर मैंने कोर्ट से एक बंदे को कोर्ट में तलब करवाना है, वो कोर्ट में नहीं आ रहा, तो उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट नहीं निकलेंगे, उसको जो है नहीं बुलाया जाएगा, कोर्ट नोटिस पे नोटिस भिजवाएगा, पहला समन करेगा, दूसरे में जो है वो उसको एडीटीसीएस से जो है रसीद वो भिजवा देगा नोटिस, तीसरे में बाहर जाके जसपानगी करके आ जाएगा, चौथे में वो इख्बार इख्तियार देगा। वो बंदा नहीं पेश होगा तो वो एक्सपार्टी कर देगा 6 महीने साल बाद। अब वो एक्सपार्टी होगा तो वो बंदा 6 महीने साल बाद उठ के आएगा कि जी मैं तो, मुझे नोटिस रिसीव नहीं हुए, मेरा केस चलाया जाए। वहां से केस दोबारा रिस्टोर हो जाएगा, दोबारा स्टार्ट हो जाएगा ट्रायल। वो साल का पीरियड पहले रह गया, फिर 2 साल और चलते रहेंगे। तो बड़ा इंसान जो है ना इस पे थक जाता है, और बड़े लोग, हौसले वाला काम है इसमें आके इंसाफ लेना। कि इंसाफ चेहरों में मिलता है, इंसाफ जो है वो आपको आपके उस पर नहीं मिलता, कह लें कि आपके डॉक्यूमेंट पे नहीं मिलता। लेकिन अब कुछ सिस्टम चेंज किया जा रहा है, कुछ नए लॉज लेके आए हैं, कुछ नई अमेंडमेंट्स आ गई हैं, जिसकी वजह से आपने पूछा था कि जी ये वकील स्ट्राइक क्यों करते हैं, तो अब वकीलों ने इस वजह से स्ट्राइक कॉल किया कि अगर वो सिस्टम चेंज कर दिया गया, अगर अमेंडमेंट्स आ गई, तो वो जो तारीख पे तारीख वाला सिस्टम है वो जरा रुक जाएगा, वो कम हो जाएगा। और ऑनेस्टली हमारा जुडिशियल सिस्टम, मैं ये समझता हूँ कि अगर ये अमेंडमेंट्स ऑफ लॉ की जा रही हैं, कर दी जाएंगी, तो कुछ हद तक हमारा सिस्टम जो है वो सेव हो सकता है, और कुछ हद तक इंसाफ मिल जाएगा। क्योंकि ऐसे लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि इंसाफ हो। अब आपके कोर्ट में ऐसे वकील मौजूद हैं, जजेस मौजूद हैं, जिन्होंने एडीआर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाए हैं, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मौजूद है, कि आप एक मीडिएटर बैठाएं, आप एक आर्बिट्रेटर बैठाएं, वो आपका मसला रिजॉल्व कर रहा है। मेरा मसला आपके साथ है, वो आपके बीच में बंदा बैठेगा, वो कहेगा जी मसला क्या है, वो कहेगा जिसका ये मसला है, इसे मेरे इतने पैसे देने हैं। वो पूछता जी आपने इतने पैसे देने हैं, मैं कहूँगा जी मैंने देने इतने पैसे। वो कहते चलो जी ठीक है, आप किस तरह पैसे देंगे? वो कहते जी मुझे आप टाइम दे दें, मैंने इसके 1 लाख रुपए देना, तो मैं 1 साल में 1 महीने में इसके 10-10 हजार रुपए दे दूंगा, ताकि मेरा इसका मामला खत्म हो जाए। तो वो बेहतर सिस्टम है कि ये बेहतर सिस्टम है कि आप कोर्ट में आए और कोर्ट में पहले आप प्रूव करेंगे जी इसने पैसे देने हैं, वो कहेगा जी नहीं देने, वो कहेगा देने हैं, फिर हिसाब आएगा, कंडीशन ऑफ काउंट होगा, पकड़ेंगे, गुस्सा निकालेंगे, लड़ेंगे आपस में। वो करते करते जो है वो सिस्टम हमारा टाइम जो है वो टाइम टेकिंग लेता जाएगा, फिर तारीख पे तारीख बढ़ती जाएगी। तो इसमें कुछ सिस्टम ये मौजूद हो गया है कि अब हम लोग एडीआर की तरफ जा रहे हैं, और जो कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस की गई हैं और की जा रही हैं, वो काफी फ्रूटफुल होती जा रही हैं। और मैं ये समझता हूँ कि वकील रहे, लेकिन वकील के बजाय वो मीडिएटर बन जाए या आर्बिट्रेटर बन जाए, वो मिडलमैन बन जाए, वो ज्यादा फ्रूटफुल है उसके लिए, क्योंकि वो उसको भी चार्ज करे। अगर वो आपके शौहर में आप इख्तलाफ, आई नो यू आर नॉट मैरिड,
अगर आपके और आपके शौहर में जो है इख्तिलाफ जो है वो अगर उठाए, तो वो मीडिएटर रादर कि वो ये कहे कि समा चले, लेट्स गो टू द कोर्ट, ऐसी की तैसी, मैं ये करवा दूंगा, मैं तुम्हारा ये भी नहीं करवा दूंगा। वो आपको पंप करने की बजाय कि ये समा चलो ठीक है, तुम क्या समझते हो उसने क्या किया, वो कहते हैं जी ये किया, ये किया, ये किया। आप उसको दूसरे पेज पे बुलाएं, उससे कहिए जी आपकी क्या मिस्टेक्स हैं, या आपको क्या लगता है कि आपने ये अनजस्ट किया, या उसने आपसे अनजस्ट ये किया। वो बताता है जी मेरे साथ ये करती है, मेरे साथ ये करती है, रात को खाना नहीं मिलता। होता मसला इतना सा है, रात को खाना नहीं लेकिन वो बीवी ने बहुत बना कर बड़ा दिया, तो सुबह बड़ा क्रिएट कर दिया जाता है। फिर बीवी को इस्लाफ होते हैं कि जी हस्बैंड जो है वो घर लेट आता है, तो उसने जी वो केयरिंग नहीं है। वकील से कांटेक्ट किया, वकील ने तो अब केस बनाना है, उसने उससे कहना है कि जी ठीक है जी ऐसे की तैसी वो तुम्हारे साथ चीट कर रहा है, खुला दो उसको, खुला दो, उसने तो पैसे लेने हैं, वो पैसे लेगा। और वो कोर्ट में कहेगा, वो कोर्ट में वही लड़की कहेगी कि जी जबकि वो हस्बैंड उसका बड़ा लविंग एंड केयरिंग होगा, वो जो सारी मेहनत कर रहा है वो उसी के लिए तो कर रहा है, बच्चों के लिए कर रहा है। वही बीवी कोर्ट में कह देगी कि जी ये जो इसी मुझे मारता है, इससे मैं पे तशद्दुद सब यानी कि झूठ हाथ वगैरह। उठाया, होता नहीं है। झूठी गवाहियों का झूठी गवाहियों का सिस्टम बहुत है कि हमने किसी पे इल्जाम लगाना है, तो सिस्टम बनाई इल्जाम के लिए। मेरे पास एक बीबी आ गई, केस उसका लेके किसी ने रेफर कर दी, रात को 12 बजे कॉल आ गई, अजी वकील साहब। मैंने कहा जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी मुझे हस्बैंड मेरा मेरे पे चीख रहा है, बदतमीजी कर रहा है, मैं क्या करूँ, मैं 15 पे कॉल कर दूं? मैंने कहा आप रिलैक्स रहिए, कुछ भी नहीं हुआ, मार तो नहीं रहा आपको ना, बस चीख रहा है, आप साइड पे दूसरे कमरे में सो जाए, सुबह आ जाएगा। जी जी। तो वो सुबह मेरे पास आ गई। सुबह जब मेरे पास आई है वो, तो मुझे उसने बताया कि जी वो ऐसे है वैसे है, मैंने ऐसे कर लिया, मैंने वैसे कर लिया। अच्छा मैंने सारी उसकी बातें सुन ली। मैंने कहा आपका हस्बैंड होता है कहाँ पे, क्या करता है? उसने कहा जी सामने बिल्कुल स्टेट बैंक में जॉब करते हैं। मैंने उन साहब का नंबर ले लिया, वो चले गई, मैंने उनके डॉक्यूमेंट्स रख लिए, और मेरी उनसे फीस भी तय हो गई थी कि मैं इतने पैसे उनसे लूंगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने उनको ऐसी 2-3 बातें कह दी जिससे वो बहुत इंप्रेस हो गई। मैंने उनको ऐसी बातें कह दी जो वकील कहते हैं कि मैं फरार खर्चे निकलवा दूंगा, तुम्हारा हक महर भी दे दूंगा, ये भी कर दूंगा। तो ये सब बातें जो है वो खैर कितने सालों बाद जाके इंसाफ मिलता है। अच्छा मैंने उस बंदे को ऐसी कॉल कर दी, मैंने कहा आपका कोई मैटर चल रहा है तो आप काइंडली विजिट कर लें, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग बैठ के बात कर लें। वो फोन पे बड़ा जो हॉस्टल हो गया, उसने कहा ऐसे की तैसी मेरी बीवी की है वो, मैं खुद तलाक दूंगा, मैं वकील बड़े से बड़ा वकील। मैं कहा यार तेरी मेहरबानी 2 मिनट आ जा, बात कर लेते हैं। वो साहब मेरे पास आ गए सामने, और मैंने उससे पूछा जी मसला क्या है? उन्होंने बताया कि जी मसला कुछ भी नहीं है, ये इसकी जो शादी है ना, इसकी जो बाकी बहनों की शादी वो हुई है फैमिली में, कजन में हुई है। वो सारी बहनें होती इकट्ठी, ये सिर्फ अलहदा होती है। अब ये रोज ही निकल जाती है उनके साथ फिरने के लिए, और कभी इसका कोई तेवर ड्रॉप, कोई इसको जो है वो ड्रॉप करने आ रहा है, कभी कोई जो है इसका कजन ड्रॉप करने आ रहा है, ठीक है, रातों घर पे ही होती नहीं। तो मैंने इस चीज पर खिलाफ उठाया, इस चीज पे इसको मैं रोकता हूँ, मना करता हूँ, तो ये उल्टा मेरे से लड़ रही है। और मैंने इसको दिन कहा कि चलो ठीक है तुम वहीं पे रह जाओ, तो इसने समझा कि मैंने इसको थ्रेट कर दी कि तुम जो है मेरे घर छोड़ो, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। तो वहां से स्टोरी स्टार्ट हुई। मैं कहा चले मैं जो है ना इसको रिजॉल्व करता हूँ, सो आप बेसिकली अपने एंड एक से जाके। लॉयर जो है वो जो है वो एक बहुत बड़े मसले को भी चाहे तो एक बहुत छोटा सा बना सकता है, और बहुत छोटी सी छोटे बात मसले को भी चाहे तो वो उसको बड़ा भी बना सकता है। मैंने उसको इतना बताया, मैं कहा बीबी ये देखो, ये पूरा हाथ है ना, कि तुम दोनों हो, ये पूरी फैमिली है, अगर तुम अलहदा होगे ना तो ये ऐसे पूरी फैमिली ऑटोमेटिकली अलहदा हो जाएगी। तो वो उस फैमिली का सोचो, उन बच्चों का सोचो कि वो बच्चे कल को तुमने कोर्ट में केस दायर किया, अभी तुम्हें खुला मिलनी है, तुम्हारे बच्चे मौजूद हैं, तो तुम आ जाओगी कोर्ट में, कस्टडी, बच्चों की कस्टडी। तो कोर्ट ने ऑर्डर, उसने भी कस्टडी के लिए लड़ना है, तुमने भी कोर्ट कस्टडी के लिए लड़ना है। फिर कोर्ट ने ऑर्डर करना है कि जी बाप जो है वो हफ्ते इतवार को बेटे को जो है वो घर लेके जाएगा, और फिर बाकी दिन माँ का पर रहेगा। फिर जब वो बच्चा अपनी माँ के घर होगा, तो उसके घर वाले उसको पंप करेंगे, उसको कहेंगे कि जी तुमने अपने बाप के खिलाफ जाना है, बाप तुम्हारा ये करते हैं, बाप वो करते हैं, बाप की बातों में नहीं आना। वो जब बाप के घर जाएगा तो बाप भी यही करेगा, समझदार दिखाएगा, पैसे खिलाएगा, गिफ्ट देगा, कहेगा तुम्हारी माँ तो ऐसी है, उसने जुल्म किया, ये है वो है। बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, बच्चे की डेवलपमेंट खराब हो जाती है, वो बच्चे की उसकी बेसिक जो है वो एग्जैक्टली। लेवल ऑफ जो उसकी सेंस है ना वो तो पहले डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो मैंने उसको ये बताया, और बिलीव मी था, उसने उस लड़की ने मुझे 15 दिन बाद, पहले वो गुस्से में उस दिन खैर उठ के चले गई थी, मैंने उसको समझाया, मैं ऐसा काम मत करो, ये चीजें मौजूद हैं, दोनों को मैं आपस में बैठा लिया, सॉरी आई एम टेकिंग अ लॉन्ग टाइम इन दिस स्टोरी। उनको मैंने बैठाया, उन्होंने आपस में लड़े, इख्तिलाफ खत्म हुए, खैर शी लेफ्ट एंड आई थॉट कि शायद मेरे पास वो केस चला गया है, मुझे पैसे नहीं मिलने हैं, मैं वाज ओके विद दिस। 15 दिन बाद उसने मेरा एक स्टेटस देखा, और मुझे उसने मैसेज कर दिया, एंड आई कॉल्ड हर। तो मैंने कहा केस नहीं बताया आपने दोबारा मुझे। मैंने कहा वकील साहब आप भाई, आप बहुत अच्छे बंदे हैं, आपने मेरा घर टूटने से बचा ली, मेरी दोस्त है, शी इज सफरिंग फ्रॉम द सेम मैटर, और वो कोर्ट में इसमें जो जलील हो रही है ना, आपने मुझे उससे बचा लिया। तो बिलीव मी वो पैसे तो मेरे हाथ से, लेकिन मुझे दुआएं मिली ना, वो बहुत मायने यस से मिली, क्योंकि सामने यस। आपने खिदमत खल्क भी करना होता है।
सो यही एक बात है कि लास्ट में आप क्या हमारे व्यूअर्स को, यूथ को, या जो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए इस वक्त देख रहे हैं, आप उनको क्या एडवाइस करना चाहते हैं एज अ लॉयर? मैं ये एज अ मैं बिलोंग फ्रॉम लॉ फ्रेटर्निटी एंड बीइंग पार्ट ऑफ दिस फ्रेटर्निटी। ये बहुत खूबसूरत एक एजुकेशन है, लॉ बहुत खूबसूरत है। लॉ आपको जो है बेसिक आपके राइट्स के बारे में बताते हैं, आपको अवेयर करता है, आपको एजुकेट करता है, आपको अच्छे और बुरे का पता चलता है कि आपकी लाइफ में अच्छा और बुरा काम क्या है। बाकी वो आपके ऊपर है कि आपने कौन सी फील्ड में जाना है, कौन से प्रोफेशन को चूज करना है, क्या आपने गुंडागर्दी में आना है, बदमाशी करना है। हर बंदे का शौक होता है, वो किस तरह जाता है, किस तरह फ्रेम करता है, चीजों को देखता है। लेकिन जो ये एजुकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जब इस फील्ड में आते हैं आपको एजुकेशन मिलनी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस फील्ड में आके ये नहीं सोचना कि यार मुझे साल 2 साल, आप ये सोचते हैं कि आपने पैसे कमाने हैं। आपकी इंपॉर्टेंस है कि आप काम को सीखें। जब आप काम को सीख लेंगे ऑटोमेटिकली व्हेन पीपल विल गेट टू नो, ऑनेस्टली बताऊं मैं तो मुझे मैं जिस स्टार्टिंग में मैंने केसेस करना स्टार्ट किए, मैंने 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया। जिनसे मैंने 1 रुपया चार्ज नहीं किया उन्होंने मुझे आगे रेफर किया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अलमी यांग, कि मैंने उनका कितना डिटर्मिन होके कोई मैंने उनसे फॉल्स मैंने जो है वो लाए Yes. झूठ नहीं बोले कि जी फलां हो जाएगा, ऐसे कर देंगे। आई टुक देयर केस, आई वेंट टू द कोर्ट, कोर्ट ऑफ ऑनरेबल कोर्ट ने इंसाफ दिया, उनको इंसाफ मिला, वो खुश हुए, उन्होंने दुआएं दी। लेकिन ये हुआ कि उन्होंने मुझे आगे रेफर किया। तो जो रिजक के हलाल आपकी जिंदगी में लिखा था वो आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन ये सोचना कि इसमें इलीगैलिटी कहाँ से आएगी, दोनों भी कहाँ से आएगी, वकील हूं तो मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, नहीं यार, इस प्रोफेशन को मिस यूज मत करें। इस प्रोफेशन से बड़ी चीजें वो बचता है। इस प्रोफेशन ने आपको बहुत कुछ दिया है, आपको पाकिस्तान दे दिया है, पाकिस्तान में मौजूद कानून दे दिया, लॉ दे दिया इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अगर आपको ये पता है, देखिए एक बेसिक बात है कि अगर आप सिग्नल पे जाते हैं, आपने रेड पे रुकना है, लॉ है, आप लॉ अबाइड कर रहे हैं, तोड़ेंगे, वॉल्यूशन करेंगे, चलान होगा। सिमिलरली लॉ भी मौजूद है कि आप व्हेन यू गेट टू नो द लॉ, तो लॉ के अंदर रहते हुए दायरे में रह के आप उसको मिस यूज मत करें, अपने पर्सनल वे में मिस यूज मत करें। किसी और के लिए उसको आप जो है वो आगे उसको एंटरटेन करें और उसको इम्प्लीमेंट करवाएं और इंसाफ की जद्दोजहद करें, लेकिन अपने लिए उसको मिस यूज मत करें। क्योंकि आपको Okay. देख के लोग जो है वो इसका डिसीजन करते हैं कि वकालत का प्रोफेशन कैसा है। इस सॉरी आपकी, हाँ, ओके, श्योर, जस्ट कंटिन्यू। आपकी आवाज 1 मिनट बंद हो गई थी, मेरी आवाज नहीं आपको आ रही? अब आ रही है। अब आ रही है आवाज? जी जी आ रही है। अच्छा, चले जी, इसको जो है वो इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। हाँ, और मेरा यही बिल्कुल। मैसेज है लोगों से कि वो हम्म, यही मैसेज है लोगों से कि वो इस प्रोफेशन को चूज करें, बड़े वाइसली चूज करें। इस प्रोफेशन में बहुत खूबसूरती मौजूद है, इस प्रोफेशन में बहुत लीगैलिटी मौजूद है, इस प्रोफेशन में सीखने के लिए बहुत कुछ है, और इस प्रोफेशन में पैसे भी बहुत मौजूद है। लेकिन वंस यू लर्न समथिंग, आप इसके जब सीख लेंगे, आपको आते साथ ही किसी ने पैसे ऑफर नहीं कर देने। जब आप इसको सीखेंगे, इसके लॉस को सीखेंगे, ऑब्वियसली देन यू विल चार्ज। पैसे सिर्फ केस करने के नहीं होते, पैसे और भी बहुत चीजों से बनाए जाते हैं। कि अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप ओपिनियन दे सकते हैं, अगर आप किसी पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं, यू कैन डू दैट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इसमें वे ऑफ थिंकिंग क्या है। समा, थैंक यू सो मच, आपने मुझे जो है वो इस चीज पे बुलाया, मुझे दावत दी, और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वेंचर जिसको आपने स्टार्ट किया है। आई होप कि अल्लाह ताला इसमें आपको मजीद कामयाब करे और लोगों को इससे अवेयरनेस हो, क्योंकि हमारा बेसिकली पर्पस ये है कि हम लोग उनको अवेयरनेस करें, एंड अवेयरिंग समवन इज अ पार्ट ऑफ सदका जारिया। तो अल्लाह ताला इसको कायम रखे। थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतना अपना प्रेशियस टाइम दिया और अपना नॉलेज जो है वो शेयर किया, और डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल था। और हम सब के लिए, इनफैक्ट मी एज ए इंडिविजुअल, मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है, और जितने भी व्यूअर्स हैं आई एम श्योर उन्होंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा होगा। एंड इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स जो हैं वो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जो है उसको डिस्कस किया है। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच हारिस फॉर योर प्रीशियस टाइम। ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।